हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे। यस, वेरी गुड इवनिंग टू अभिषेक डोगरा। सभी को गुड इवनिंग। तो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं जो बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट हम ज्योमेट्री डिजाइन में कुछ कोडल प्रोविजंस की बात कर रहे थे। तो मैं आज थोड़ा आपको डायरेक्टली कोड लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। यस, सभी को प्रणाम। ज्योमेट्री डिजाइन स्टैंडर्ड IRC 73, ठीक है। कुछ चीजें जो कोर्स से आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं बच्चे, और जो पेपर के अंदर पूछता है, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली काम करते, गो थ्रू करते हैं। तो लास्ट आई थिंक हम बात कर रहे थे ROW की, राइट ऑफ वे की, ठीक है। तो जो चीजें हमने यहाँ पे फ्रेम करी थी कि टेरेन का क्लासिफिकेशन क्या है, प्लेन है, रोलिंग है, माउंटेनियस है, स्टीप है, एवरीथिंग इज गिवन इन द IS कोड। फाइन। अच्छा, पहले तो मैं उस चीज के ऊपर आ रहा हूँ जो आपसे पेपर के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चे, तो टेबल नंबर 3 है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। पेज नंबर 5 है IS दिस 73 का, दैट इज IRC 73। और क्लियरली लिखा हुआ है टेबल नंबर 3 के ऊपर, चेक करना। रिकमेंडेड लैंड विड्थ फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ रोड। लैंड विड्थ क्या होता है, मैंने आपको कल क्लास के अंदर आइडिया दिया था, लास्ट क्लास के अंदर, कि जो आपका लैंड विड्थ होता है ये ROW होता है। ROW क्या होता है कि जब भी हम रोड बना रहे होते हैं, टोटल विड्थ जो हम ड्यूरिंग रोड कंस्ट्रक्शन एक्वायर करते हैं, मतलब जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हो, दैट इज ROW, राइट ऑफ वे, ठीक है। तो पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था HPPSC में, ठीक है। ROW की वैल्यू बताओ कितनी है, ठीक है। लैंड विड्थ बोल दो ROW। अब इसमें ना बच्चे आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना है, उसने क्या बोला हुआ देखो। यहाँ पे लिखा है कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। और प्लेन का आपको मतलब पता है कि जब क्रॉस स्लोप आपका 0 से 10% के बीच में है, और रोलिंग में यही आपका क्रॉस स्लोप 10 से 25% के बीच में था, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू 10%, ठीक है। सॉरी, नॉट इक्वल टू बट लेस देन 10%। माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के अंदर, और जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज फ्रेम किया गया है इस टेबल के अंदर, वो सारे सारे मीटर में है। देखो जरा, यहाँ पे रोड क्लासिफिकेशन सीधा सीधा पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ओपन एरिया है और बिल्ट अप एरिया। मैं आपको देखो बच्चे बार बार बोल रहा हूँ कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, एटलीस्ट आप ये दो चीजें तो याद कर ही लो। नेशनल हाईवे के लिए डाटा कोडल वैल्यू, और स्टेट हाईवे के लिए डाटा कोडल वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों के लिए देखो, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवेज। तो यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यू भी गिवन है और रेंज भी गिवन है। पेपर में आपसे नॉर्मल वैल्यू पूछा हुआ था, नेशनल हाईवे इन दिस प्लेन टेरेन एंड हैविंग ओपन एरिया, ठीक है। ओपन एरिया भी है बच्चे और बिल्टअप एरिया भी है। ओपन एरिया, बिल्टअप एरिया मतलब जब यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स बनी हुई है, घर वगैरह बने हुए हैं, उसके आजू बाजू से मान लो आपको वो रोड निकालना है, तो लैंड आपके पास है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं प्लेन एरिया, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आंसर था बच्चे 45 मीटर, 45 मीटर, 45 मीटर, 45 मीटर। अभी राइट नाउ जो ये आपका किरतपुर टू नेर चौक वाला जो 4 लेन है KNCL, तो इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सर्च करोगे या आपको कहीं से ड्राइंग मिलता है, तो जो ROW की वैल्यू है 45 मीटर ही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसी के अंडर वो फॉल कर रहा है बच्चे। मतलब अगर मैं बात करूं कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे अगर हमें बनाना है, तो हम कितना यहाँ पे विड्थ एक्वायर करेंगे, ROW की वैल्यू कितनी है। अब बस ये ध्यान रखना आपने कि ओपन एरिया बोला है उसने, ठीक है, ये बिल्टअप एरिया बोला है। तो ओपन एरिया के अंदर 45 मीटर और बिल्टअप एरिया में नॉर्मल अगर हम बात करूं यहाँ पे वैल्यू की कितनी है, तो 30 मीटर है वो, ठीक है। रेंज दोनों में सेम ही है, 30 से लेके 60 मीटर, 30 से लेके 60 मीटर। पेपर के अंदर ये पूछा हुआ था, ये आंसर था 45 मीटर पेपर के अंदर। फाइन। अगर ओपन एरिया की बात करेंगे लेकिन माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के अंदर, तो ये 24 मीटर हो गया, कम हो गया डेफिनेटली। आपके पास यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेन आप हिली की तरफ जाओगे, माउंटेनियस से आप स्टीप टेरेन की तरफ जाओगे, तो वैल्यू घटती जाएगी। और स्टीप में कितना दिया हो देखो बच्चे, दोनों में बिल्टअप एरिया और नॉर्मल, यहाँ पे कोई रेंज गिवन नहीं है, तो ये 20 मीटर है। माउंटेनियस और स्टीप के केस में कोई रेंज गिवन नहीं है। पहले तो आप चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो, नॉर्मल मतलब ओपन एरिया है और बिल्टअप एरिया है, तो दोनों में नॉर्मल वैल्यूज गिवन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लेन और रोलिंग टेरेन में आता हूँ, तो मुझे ओपन एरिया के अंदर यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू भी गिवन है और रेंज भी गिवन है। बिल्टअप एरिया में मुझे नॉर्मल वैल्यू गिवन है और रेंज गिवन है। तो पेपर के अंदर आपसे ये वाली वैल्यू पूछी हुई थी, तो एटलीस्ट आप ये वाला तो डाटा याद कर ही लो। जस्ट रिमेंबर दिस वन डाटा, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लॉजेस के ऊपर जा सकते हो कि MDR के लिए कितना बच्चे, 25 मीटर है, ठीक है, नॉलेज के लिए। लेकिन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जस्ट गो थ्रू, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसी के साथ एक टेबल और है, ये हम स्पीड वाला टेबल से कर चुके हैं हम। ये देखो जरा, कोशिश करता हूं मैं। कल मैंने आपको कुछ लाइंस बताई थी बच्चे, ठीक है। ये इधर लाइंस की ही फॉर्मेशन कर रहे हो। लेट मी जस्ट इफ आई कैन रोटेट इट, बट नो,
देखो जरा, ये हम कर चुके हैं बच्चे, मैंने आपको कल बताया था कि अगर मान लो मेरा ये फिलिंग में रोड का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे ना 3 लाइन हमारे पास स्पेसिफाइड होती हैं, 3 लाइंस वी हैव। पहला था बाउंड्री लाइन, दैट इज काइंड ऑफ रोड बाउंड्री लाइन, रेड वाला, और ग्रीन वाला ये मान लो बिल्डिंग लाइन है, दिस इज बिल्डिंग लाइन, और एक लाइन और था ब्लू वाला, ये हमारी कंट्रोल लाइन होगी, ठीक है। तो रोड बाउंड्री लाइन से लेके रोड बाउंड्री लाइन तक ये जो आपका डिस्टेंस था, इसको आपने बोला था ROW। पेपर के अंदर आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई थी, नेशनल हाईवे है, ओपन एरिया है, ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू बताओ कितना है, तो आंसर था 45 मीटर, 45 मीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वैल्यूज भी गिवन है टेबल के अंदर, ठीक है। जनरली आपको कहां से कहां मिलेगा, तो ये भी आप देख लो जरा, एक बार गो थ्रू कर लो बच्चे। टेबल नंबर है यहाँ पे 4, टेबल नंबर 4। एक बार चीजें अगर आपने पढ़ी होगी तो आप एग्जाम में आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, आपका ब्रेन जो है वो हिट कर सकता है। देखो तो यहाँ पे टेबल नंबर 4 का जो नोटेशन है, दिस इज रिकमेंडेड स्टैंडर्ड फॉर द बिल्डिंग लाइंस एंड द कंट्रोल लाइंस। और आपको पता है बिल्डिंग लाइन क्या है, कंट्रोल लाइन क्या है, ठीक है जी। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के अंदर वही दो चीजें हैं, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन है, या तो प्लेन और रोलिंग होगा या तो माउंटेनियस और स्टीप है, ठीक है, दोनों के लिए सेम डाटा है। ओपन एरिया की बात करते हैं, ओपन एरिया की बात, ओपन एरिया मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुआ है, आप इजीली यहाँ पे लैंड एक्वायर कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्टअप एरिया होता है तो उस लैंड का जो आपका लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसका कॉस्ट भी बड़ा होता है, रेट भी उसके हाई होते हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी करने में भी बहुत सारी हमें दिक्कत होती है, ठीक है। और दूसरा बिल्टअप एरिया, तो रोड क्लासिफिकेशन देखो, ओवरऑल विड्थ बिटवीन द बिल्डिंग लाइंस, और ये मीटर में है, मतलब एक बिल्डिंग लाइन से दूसरी बिल्डिंग लाइन के बीच में ओवरऑल विड्थ कितनी है। तो बच्चे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में फिर से बोल रहा हूँ, एटलीस्ट ये वाला डाटा तो आप याद ही कर लो। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए कितना दिया हुआ है, 80 मीटर है, अगर ये ओपन एरिया है, ठीक है। अगर मैं मान लो बात करता हूँ कि यहाँ पे मेरा कंट्रोल लाइन से लेके कंट्रोल लाइन तक, 2 कंट्रोल लाइन आपको मिल रही थी, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर है। ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चे, ये वाली, तो ये कोड बोल रहा है 80 मीटर है, 80 मीटर, ये कोडल वैल्यूज हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। और ये कितना है, ये 150 मीटर, दिस इज 150 मीटर, ठीक है, स्मार्टली काम कर रहे हैं। अच्छा दूसरा देखो इधर, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइन एंड द कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन और रोड बाउंड्री लाइन के बीच में जो डिस्टेंस था, हमने इसको बोला था सेट बैक डिस्टेंस। तो ये सेट बैक डिस्टेंस भी देखो आपको गिवन है, कितने बच्चे यहाँ पे, अगर मैं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करूं तो 3 से 6 मीटर के बीच में ये, अगर ये बिल्टअप एरिया है, ठीक है, अगर ये बिल्टअप एरिया दिया हुआ है आपको, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चे, 3 से 6 मीटर का है, ठीक है। अच्छा ओपन एरिया में अगर मैं बात करूं, देखो ओपन एरिया माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग लाइंस एंड द रोड बाउंड्री लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटबैक डिस्टेंस, तो कितना है, 3 से 5 है नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए, यहाँ पे भी 3 से 5 ही है, सेम दिया हुआ है बिल्टअप एरिया और ओपन एरिया के लिए, क्लियर। तो प्लीज रिमेंबर दिस वन एटलीस्ट, कि आपके पास पहला जो बिल्डिंग लाइन के बीच में डिस्टेंस है जैसे 80 मीटर, और कंट्रोल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस दिया वो 150 मीटर है, ठीक है। कुछ चीजें दिखा रहा हूं जो पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछता है, ठीक है जी। ये हम कर चुके थे, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूं कोड से, ठीक है। अब ये चेक करना, टेबल नंबर 5 में जो वैल्यू गिवन है डाटा, डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर पूछता है पेपर के अंदर, width of roadway for single lane and 2 lane roads in plain and rolling terrain, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए है, ठीक है। तो रोड क्लासिफिकेशन और यहाँ पे रोडवे विड्थ, अच्छा ये रोडवे विड्थ क्या होता है, रोडवे विड्थ था बच्चे आपका फॉर्मेशन विड्थ, रोडवे विड्थ क्या था, फॉर्मेशन विड्थ। और इसमें आपने क्या क्या चीजें कंसीडर करी थी, कि आपका कैरिज वे हो गया लाल वाला, जहां पे गाड़ी बेसिकली आपकी मूव करती है, और उसके बाजू में आपने क्या किया था, यहाँ पे ये शोल्डर दिया हुआ था 2.5 मीटर के एटलीस्ट, ठीक है। तो चलो अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की अगर आप बात करोगे, सिंगल और 2 लेन होगा, चाहे सिंगल लेन है चाहे 2 लेन है, मतलब कैरिज वे की अगर हम बात करते हैं, दोनों तरफ आप शोल्डर कंसीडर करके, तो ये जो फॉर्मेशन विड्थ है, जो रोडवे विड्थ है, कितनी है, 12 मीटर है। ये कितना है, 12 मीटर है, ये ध्यान रखना। सिंगल लेन और 2 लेन दोनों के लिए सेम है, गलती मत करना कि 2 लेन के लिए 12 मीटर है तो सिंगल लेन के लिए कम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। एमडीआर की अगर हम बात करें, सिंगल लेन और 2 लेन दोनों के लिए सेम है, तो कितना, ये 9 मीटर है, दिस इज 9 मीटर, ठीक है जी। अच्छा अभी इसके बाद आप दूसरा डाटा भी देख सकते हो, ओडीआर के लिए भी गिवन है,
अब आज उस चीज के ऊपर जो पेपर में आपसे पूछी हुई थी, ये देखो, ये टेबल नंबर 6, विड्थ ऑफ रोडवे फॉर सिंगल लेन एंड 2 लेन रोड्स इन माउंटेन्स एंड स्टीप टेरेन, मतलब अलग अलग टेबल में यहाँ पे वैल्यूज को फ्रेम करके रखा है IRC 73 के अंदर। ये IRC 73 ही मैं आपको शो कर रहा हूँ बच्चे। तो रोड क्लासिफिकेशन क्या है चेक करना, अगर आपके पास जो रोड बन रहा है वो माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के अंदर है तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए कितना, देखो सिंगल लेन होगा तो 6.25 मीटर है, गलती मत करना, 6.25 मीटर दिया हुआ है। और अगर ये डबल लेन या 2 लेन होगा तो ये 8.8 मीटर है, ये 8.8 मीटर है। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे एक अलग से आप क्रक्स जो आप बना सकते हो नोट्स के, जो आपको एग्जाम में जाने से पहले गो थ्रू करने होते, तो आप एटलीस्ट नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के जितने भी यहाँ पे कोडल प्रोविजंस हैं उनको एक साइड आप लिख लो, ठीक है। चलिए अब देखो विलेज रोड का दिया हुआ सिंगल लेन में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो विलेज रोड की विड्थ थी जो आपके जेई में पूछा हुआ था कितनी होती, तो आंसर था 3 मीटर, और 3 मीटर लिखा हुआ IRC में, कहाँ लिखा हुआ है देखो ये भी बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि ये जो रोडवे की आपको विड्थ गिवन है ना, रोडवे मतलब ये जो फॉर्मेशन विड्थ गिवन है अबव जो ऊपर टेबल में गिवन है, आर एक्सक्लूसिव ऑफ द पैरापिट्स यूजुअल विड्थ 0.6 मीटर, मतलब इसमें पैरापिट को कंसीडर नहीं किया गया है जो 600 mm वाइड होते हैं। 600 mm वाइड कितना हो गया, 0.6 मीटर हो गया। और इसमें साइड ड्रेन को भी कंसीडर नहीं किया गया है, साइड ड्रेन की भी यहाँ पे जो विड्थ रखी गई है वो भी 600 mm ही है, 0.6 मीटर, ठीक है। अब ये लो देखो जरा, कैरिज वे विड्थ सिंगल लेन के लिए कितना था, देखो जरा, द रोड वे विड्थ फॉर द विलेज रोड आर ऑन द बेसिस ऑफ, जो विलेज रोड के लिए फॉर्मेशन विड्थ या रोड वे विड्थ जो निकाला हुआ है किस बेसिस के ऊपर, हमने सिंगल लेन कैरिज वे 3 मीटर का लिया हुआ है, सिंगल लेन है, कैरिज वे इसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, तो विलेज रोड में आपसे वो कैरिज वे की विड्थ पूछी गई थी पेपर के अंदर, आंसर था 3 मीटर, फाइन। चलिए अब इसके अलावा, ठीक है, बाकी आप कोड को गो थ्रू के आपको चीजें मिलेंगी और, ठीक है। तो ये हम टेबल 7 कर चुके हैं, देखो विड्थ ऑफ कैरिज वे ये हम देख चुके थे कल, ठीक है। ये चेक करो जरा, टेबल नंबर 7 विड्थ ऑफ कैरिज वे मीटर के अंदर बता रहा है, तो सिंगल लेन के लिए 3.75 मीटर था, 2 लेन विदाउट रेस कर्व के लिए 7 मीटर था, और विद रेस कर्व के साथ वो 7.5 मीटर हो गया। मल्टी लेन पेमेंट्स में जो विड्थ ऑफ लेन है, ठीक है, पर लेन के लिए वो 3.5 मीटर था, और इंटरमीडिएट कैरिज वे का 5.5 मीटर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चे आगे, आगे बढ़ते हैं और चलो फिर चलिए, तो बच्चे आज हम बात करते हैं सबसे पहले स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, SSD की। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो ये थोड़ा सा हमने रिकैप्चुलेट कर लिया कि जो चीजें हैं, देखो आपसे पेपर के अंदर उसने पूछी हुई है, तो आप इसको थोड़ा हल्के में मत लेना क्योंकि कोडल वैल्यूज आपसे पूछ रहा है एग्जाम के अंदर। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दो साइट डिस्टेंस, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो साइट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैं स्मॉल एब्रिविएशन में SD बोल देता हूं, साइट डिस्टेंस, ठीक है। अब आपने ध्यान से सुनना है वर्ड टू वर्ड। साइट डिस्टेंसेस में हमारे पास 3 केसेस होते हैं बच्चे। पहला मेरे पास जो केस है वो बनता है यहाँ पे कर्व पे, ठीक है, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल कर्व पे, लिख देता हूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व। दूसरा जो केस बनेगा बच्चे वो बनेगा यहाँ पे वर्टिकल कर्व पे। तीसरा जो केस बनता है वो बनता है इंटरसेक्शन पे। साइट डिस्टेंस का क्या मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये मान लो रोड सरफेस है, अंडरस्टैंड करना, और ये आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, और बीइंग एन ड्राइवर आपने आगे कुछ ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है। तो बच्चे ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी हो सकता है। मतलब आप ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसी चीज को देखा, और चीज को देखते हुए आपने ये सोचा कि आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है। तो रोड के ऊपर जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा, गौर करना, डिस्टेंस ऑन द रोड, रोड के ऊपर आपको जो भी डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा अलोंग द सेंटर लाइन, सो दैट आप अपने व्हीकल को सेफली रोक सको। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है आपको सडनली ब्रेक अप्लाई करनी पड़े, तो वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे साइड डिस्टेंस। और इसमें फर्दर हमारे पास 3 केसेस हैं, एक साइड डिस्टेंस हम कर्व पे देख रहे हैं, दूसरा साइड डिस्टेंस हम वर्टिकल कर्व पे देख रहे हैं, तीसरा साइड डिस्टेंस हम यहाँ पे इंटरसेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 बात करते हैं बच्चे सभी की। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे
ये तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया। ये लो, ये कुछ हिस्सा से मेरे पास कर्व है, अंडरस्टैंड करना। और ये हम ऊपर से देख रहे हैं बच्चे, ये प्लान है ना, और ये मान लो सेंटर लाइन है, ठीक है। और ये गाड़ी यहाँ पे है, ये गाड़ी यहाँ पे ये डायरेक्शन में हेड कर रही है, और ये गाड़ी यहाँ पे ये डायरेक्शन में हेड कर रही है। ये लो, कुछ ऐसे जैसे। तो ये मान लो कार ए है, ये कार बी है। कार ए का ड्राइवर ऐसी पोजीशन में आएगा जब वो कार बी को देखेगा और जस्ट देखते हैं यहाँ पे ब्रेक लगाने की सोचेगा। ये कार बी का ड्राइवर ऐसी पोजीशन में आएगा जब वो कार ए को ड्राइवर को देखेगा और देखने के बाद क्या करेगा, वो ब्रेक लगाने की सोचेगा। तो जो भी डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा ऑन द रोड, गौर करना, यहाँ पे मान लो अगर हम बोल रहे हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, अगर कार ए इस पोजीशन से पीछे होगी तो कार बी का ड्राइवर कार ए को नहीं देख पाएगा, या कार ए इस पोजीशन से कहीं पीछे है और कार बी मान लो इस पोजीशन से पीछे, तो फिर अगेन कार बी वाला ड्राइवर कार ए को नहीं देख पाएगा और कार ए वाला ड्राइवर कार बी को नहीं देख पाएगा। इन शॉर्ट, जब ये दोनों ड्राइवर कुछ ऐसी पोजीशन में आएंगे कि वो जस्ट एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो बच्चे ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ये वाला जो है ना, दिस इज लाइन ऑफ साइट, ये ब्लैक वाला। तो जो भी डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, गलती मत कर देना, ये रेड से कर देता हूं, ये वाला अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ये जो डिस्टेंस है इसे आप बोलोगे साइट डिस्टेंस। दिस इज द साइट डिस्टेंस। ये तो है सबसे पहले यहाँ पे कर्व पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरी बात करूं यहाँ पे वर्टिकल कर्व में कैसे डिफाइन है, ये वर्टिकल कर्व की मैं बात कर रहा हूं इधर। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे बच्चे। यहाँ पे गाड़ी है, मान लो ये व्हीकल है, ये कुछ गाड़ी ऐसे चढ़ाई चढ़ रही है, मान लो यहाँ पे ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर है, ये मान लो इसका आई लेवल है, रेड वाला, ये इसका आई लेवल है। और आईआरसी के अकॉर्डिंग जो ड्राइवर का आई लेवल है रोड सरफेस से, वो कितना ऊपर है, 1.2 मीटर। आईआरसी के अकॉर्डिंग जो आई लेवल है, मतलब जहां पे भी ड्राइवर बैठा है बच्चे, उसकी जो आई लेवल है वो रोड सरफेस से हम कितना ऊपर लेके चले हैं, 1.2 मीटर ऊपर। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है रोड सरफेस से, तो आंसर है 0.15 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट आपका मूविंग भी हो सकता है। तो ये जो आपका ड्राइवर है वो कुछ ऐसी पोजीशन में आएगा जब वो इस 0.15 मीटर के ऑब्जेक्ट को जस्ट देख पाए, जस्ट देख पा रहा है वो। तो ये जो डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा रोड के ऊपर, ऑन द रोड, गौर करना, डिस्टेंस ऑन द रोड, इसे आप बोलोगे यहाँ पे साइट डिस्टेंस। दिस इज साइट डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक व्हीकल ड्रॉ करूँ ना समझने के लिए कि ये गाड़ी है, एन एग्जांपल है, तो आपको पता है कि समटाइम अभी जो हम गाड़ियां की बात करते हैं, जो गाड़ी हम देख भी रहे होते हैं, अगर आपको परचेज करना गाड़ी, तो आप उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी देख रहे हो कि 220 mm है, 225 mm है, अलग अलग ग्राउंड क्लियरेंस होता है व्हीकल का। तो आईआरसी बोलता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला यही होता है लगभग 0.15 मीटर। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ये मान लो आप गाड़ी में बैठे हो इधर, और ये आपकी आई लेवल है, दिस इज आई लेवल। तो आपका जो आई लेवल है वो रोड सरफेस से 1.2 मीटर ऊपर है, और आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी या मूविंग जिसकी हाइट कितनी है, जो आपका गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस को शो करता है डिस्टेंस, उतनी ही हाइट है, आप इस ऑब्जेक्ट को जस्ट देख पाओ ऑन द रोड, तो वो डिस्टेंस जब आप इसको देख पा रहे हो और अगर आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है, आप ये डिसाइड करते हो और आप सेफली अपने व्हीकल को रोक सको विदाउट कोलिजन, वो डिस्टेंस कहला रहा है यहाँ पे साइड डिस्टेंस। फाइन, या ओवरटेक आपको करना होगा। अच्छा, इसमें एक केस और है, 3 केसेस होते हैं इसमें। इसके अंदर 3 केसेस हैं। तो ये मान लो ये लेन की सेंटर लाइन होगी रेड वाली, और ये लेन की सेंटर लाइन है रेड वाली, ठीक है। मैंने 2 रोड यहाँ पे कंसीडर कर लिए, ये मान लो रोड ए हो गया समझने के लिए, ये रोड बी हो गया। 2 रोड मेरे पास है और वो सेम लेवल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चौराहा टाइप में है हमारे पास, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे मान लो गाड़ी, ये कार ये डायरेक्शन में हेड कर रही है, और मान लो यहाँ से गाड़ी आ रही है जो इस डायरेक्शन में हेड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान लो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, तो कुछ हद तक यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, साइट होगा, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है कुछ ऐसे, ठीक है। और उसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, और ठीक है, थोड़ा पीछे कर देता हूँ।
ये कार ए इधर है, ठीक है। अब ये कार में जो ड्राइवर बैठा है वो ऐसी सिचुएशन में आएगा कि वो जस्ट कार बी को देख पा रहा है, जस्ट इसको देख पा रहा है। इससे पीछे होगा, इसको मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, इससे पीछे होगा तो ये इस कार को नहीं देख पाएगा, बिकॉज इसकी जो लाइन ऑफ साइट है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है। रेड वाली जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे, ये यहाँ पे लाइन ऑफ साइट है, रेड वाला लाइन ऑफ साइट। अब ये जो डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा ना, गौर करना, अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ये वाला। तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या साइड डिस्टेंस, मैं सीधा अभी फिलहाल बोल रहा हूँ साइड डिस्टेंस, ये कार 1 के लिए हो जाएगा और ये साइड डिस्टेंस कार 2 के लिए हो जाएगा। क्योंकि खुद सोचो बच्चे, अगर कार 1, ये वाला गाड़ी रुकता है लेकिन ये वाला गाड़ी नहीं रुक रहा है, सेम एग्जांपल, और ये वाला गाड़ी यहाँ पे रुक गया, तो दोनों के लिए यहाँ पे हमें साइड डिस्टेंस फ्रेम करने होंगे, क्योंकि दोनों को बेसिकली यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फाइन। तो ये कुछ केसेस हमारे पास है, 3 केसेस रहते हैं हमारे पास साइड डिस्टेंस के अंदर। एक कर्व में है बच्चे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, वर्टिकल कर्व है और एक इंटरसेक्शन पे है। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट द एसएसडी। अच्छा देखो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, व्हीकल को सेफली रोकना है विदाउट एनी कोलिजन, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को आप नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हो, तो ये भी आप लिख लो। इसका जो दूसरा नाम है बच्चे, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। पेपर में ये लिख के दिया हुआ था कि नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस बताओ क्या होता है। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, इसका एक नाम और है बच्चे जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब यही साइड डिस्टेंस मेरा कहलाएगा पहले केस में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आएगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। हम ये बारी बारी पढ़ेंगे कि अगर मुझे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमारा कंसर्न है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब देखो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो ये जैसे मान लो हमारा रोड सरफेस है, दिस इज लेट बी पेवमेंट, ठीक है, ये पेवमेंट है और ये मान लो गाड़ी है यहाँ पे मूव कर रही है रोड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वही बात है बच्चे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी हो सकता है। तो आप ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो या आप अंदर बैठे हो मान लो, आपने बच्चे जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को देखा, अब देखते ही एकदम से तो ब्रेक नहीं लगा लोगे, आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है ये डिसाइड करने में कुछ समय लगता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होता है कि आपने किसी चीज को देखा और एकदम से ब्रेक लगा दिया आपने, इसमें कुछ समय लगता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप ड्राइवर हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, इसे मैं ऑब्स्ट्रक्शन बोल देता हूं, दिस इज काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। आप ड्राइवर हो, आपने इस ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, तो यहां पे मैं लिखता हूं ड्राइवर सी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन को आपने देखा, फिर आपका ब्रेन ये डिसाइड करेगा कि आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है। तो वो टाइम में कुछ गाड़ी आपका डिस्टेंस ट्रेवल आगे कर जाएगी, उस टाइम को बेसिकली हम बोलते हैं बच्चे रिएक्शन टाइम। तो मान लो गाड़ी कहीं यहां आ गया, सेम एग्जांपल, ठीक है। और फाइनली आपने यहां पे सोचा कि ब्रेक लगानी है, यहां पे आपने ब्रेक लगा दी, फिर ब्रेक अप्लाइड, यहां पे आपने ब्रेक लगा दी, ब्रेक अप्लाइड, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद मान लो गाड़ी कहीं यहां पे आ रही है रेस्ट में, हियर व्हीकल इज कमिंग टू द रेस्ट पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी रेस्ट में आ गई। तो बच्चे ये जो मेरा साइड डिस्टेंस है या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस है या एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। या क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना, कई बार आपसे वो ब्रेकिंग डिस्टेंस ही पूछ रहा होता है, आपसे वो कभी भी लैग डिस्टेंस के ऊपर कमेंट नहीं करता जनरली एई के पेपर के अंदर, है ना, जिसमें वो कंडीशनल चेंज कर देगा, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप डालना छोड़ दिया है एग्जामिनर ने, वो थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन डालेगा जिसमें आप लैग डिस्टेंस भी निकाल रहे होंगे, और हो सकता है कि लैग डिस्टेंस निकालने से आपको कोई फायदा ना हो, काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो, तो आपने ध्यान से करना है क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो जरा, तो ये गाड़ी थी, ये किसी स्पीड के साथ मूव कर रही होगी, वेलोसिटी के साथ।
अब आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है, इसमें कुछ आपका टाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, रिएक्शन टाइम। ठीक है, और रिएक्शन टाइम को मैं स्मॉल टी कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। चलिए अब देखो, अब तुम खुद सोचो बच्चे कि रिएक्शन टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आईआरसी के अकॉर्डिंग पहली चीज तो ये कोई इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है कि आपने एकदम से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा और आपने एकदम से डिसाइड कर लिया कि आपको ब्रेक लगानी है या गाड़ी को स्लो डाउन करना है या आपको उसको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाना है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें बच्चे कुछ हमारा समय लगता है। और आईआरसी बोलता है कि अगर आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो कितना चाहिए पड़ेगा ऑन द रोड सो दैट आप अपने व्हीकल को सेफली रोक पाओ विदाउट एनी कोलिजन विद दिस पार्क्ड व्हीकल, ये पार्क्ड व्हीकल या विद एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चे रिएक्शन टाइम आईआरसी ने दिया हुआ है 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड दिया हुआ है इधर, पहली चीज तो ये। ठीक है, और अगर मुझे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो यही रिएक्शन टाइम हमें 2 सेकंड गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पेस हेडवे कैलकुलेट करता हूं, स्पेस हेडवे तो ये रिएक्शन टाइम है 0.7 सेकेंड। ये क्या है, स्पेस हेडवे क्या होता है ये भी देखेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए अब देखो बच्चे, अब मुझे रिएक्शन टाइम बताना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास PIEV थ्योरी, ये थ्योरी से हम रिएक्शन टाइम बता रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये थ्योरी का हमने यूज किया और ये बोला कि रिएक्शन टाइम हमें कितना लेके चलना है अगर गाड़ी को सेफली रोकना है बच्चे। तो P का मतलब क्या होता है, P परसेप्शन होता है, दिस इज परसेप्शन। ठीक है, I इंटेलेक्शन होता है, I क्या होता है, I होता है इंटेलेक्शन, और E इमोशन होता है, E इज द इमोशन, और V क्या होता है, V होता है वोल्यूशन। देखो परसेप्शन में क्या है ना बच्चे, सबसे पहले आपकी आंखों ने ऑब्जेक्ट को देखा, सिचुएशन को देखा, यू सी द सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, आईज ने सिचुएशन को देखा। ठीक है, या यहाँ पे जो आपके ईयर है, कान है, उन्होंने किसी साउंड को ईयर किया, सुना। तो सबसे पहले आप कंडीशन परसीव करोगे, देखोगे कंडीशन कैसी आगे। कंडीशन परसीव करने के बाद बच्चे अगर मान लो ये अगर ब्रेन है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ब्रेन बोल देता हूँ, ये ब्रेन है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम कंडीशन को परसीव करेंगे, परसेप्शन होगा। फर्स्ट व्हाट यू हैव परसेप्शन, आप कंडीशन देखोगे व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन है, उसके बाद इंटेलेक्शन होगा। इंटेलेक्शन बच्चे ब्रेन के अंदर होती है प्रोसेस, ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा किस तरह की सिचुएशन आ गया। ठीक है, ब्रेन विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन अहेड इन केस ऑफ द इंटेलेक्शन, ये ब्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ब्रेन ही आपके हाथ या पांव को सिग्नल देता है कि आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है। फाइनली जो आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू यहाँ पे एक एक्शन होता है। अच्छा, इंटेलेक्शन हो गया कि ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा किस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, ब्रेन ने जब सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, सिचुएशन को देख के आपको कुछ डर लग रहा है, फियर है, या आपको गुस्सा आ रहा है, आप एंगर में चले गए, या आपको हंसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बच्चे इंटेलेक्शन और जो इमोशन है ना, ये दोनों ब्रेन के अंदर होते हैं, ये ध्यान रखना। और ब्रेन आपके हाथ या पांव को सिग्नल देगा कि आपको यहाँ पे ब्रेक लगानी है, जिसे आप बोलते हो वोल्यूशन। तो ये एकदम से नहीं हो रहा है, तुम खुद सोचो, पहले तो आपने आंखों या कान से के थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट को देखा या किसी साउंड को आपने हियर किया, उसके बाद ब्रेन उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, इंटेलेक्शन होगा ब्रेन के अंदर। उसके बाद फिर आपकी स्टेट में जा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको हंसी आ रही है, या बहुत ज्यादा धार्मिक हो तो आप कुछ समय के लिए रुक भी जाते हो बेसिकली। तो ये सारी चीजें ब्रेन के अंदर हो रही है, दोनों प्रोसेस, इंटेलेक्शन और इमोशन। और फाइनली ब्रेन आपके हाथ या पांव को सिग्नल देता है कि आपको गाड़ी को स्लो डाउन करना है, या गाड़ी की स्पीड को बढ़ा के ओवरटेक करना है, या आपको गाड़ी को बिल्कुल यहाँ पे रेस्ट सिचुएशन में लेके आना है, बिल्कुल गाड़ी को रोक देना है। और इसे हम बोलते हैं बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और आईआरसी बोलता है देखो कि अगर आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बच्चे डिजाइन करना है तो आप 2.5 सेकंड लेके चलो। देखो आईआरसी गिवन वैल्यू 2.5 सेकंड, लेकिन अगर आप बिल्कुल सही हो, हेल्दी हो, यंग हो, तो बच्चे आप 0.5 सेकंड में नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है, मतलब वो 0.5 सेकंड में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको ब्रेक लगानी है
कि नहीं लगानी है, या गाड़ी को स्लो डाउन करते हुए आगे बढ़ना है, या गाड़ी को एक्सीलरेट करते हुए आगे बढ़ना है। सेकंड बच्चे, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीम सिचुएशन अगर होंगी तो ये जो रिएक्शन टाइम होता है ना, ये 3 से 4 सेकंड तक चला जाता है, 3 to 4 सेकंड्स। और ये एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगा, अगर मान लो किसी ने ड्रिंक और ड्राइव वाली सिचुएशन होगी, कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, या मान लो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका जो ब्रेन का प्रोसेसिंग होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो टाइम ज्यादा लेते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में आधे सेकंड में आप डिसाइड कर लोगे ओवरटेक करना है कि नहीं करना है। एक्सट्रीम कंडीशन में 3 से 4 सेकंड जाएगा। आईआरसी ने देखो यहाँ पे कितना रखा है, 2.5 सेकंड रखा है। मतलब हम डिजाइन ही ऐसी कंडीशन के लिए लेके चल रहे हैं कि हर तरह का जो रोड यूजर है, जो गाड़ी चला रहा है, वो सभी के लिए हमारा जो यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का क्राइटेरिया है रोड के ऊपर कि आपको इतना डिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, तो बच्चे वो आपका सेटिस्फाई रहे। ये वाला पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखना कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने में रिएक्शन टाइम 2 सेकंड है, ठीक है। और स्पेस हेडवे निकालने में रिएक्शन टाइम 0.7 सेकंड है। आपसे ये चीजें एसएससी जेई या स्टेट जेई के पेपर में पूछता है, ए में कभी भी इतना छोटा सवाल आपसे नहीं करता है वो। फाइन, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, ये जो रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि ब्रेक लगाओगे आप, गाड़ी को स्लो डाउन करोगे, या ब्रेक ना लगा के आप एक्सीलरेट करते हुए ओवरटेक करोगे, या मान लो आपको गाड़ी को बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में लेके आना है, तो ये डिसाइड करने में कुछ समय आपको लगेगा और ये कहलाता है रिएक्शन टाइम। फाइन, चलिए अब बच्चे मैं आपसे कुछ चीजें यहाँ पे पूछ रहा हूं, अब मुझे इसका आंसर करना। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, गौर करना जरा, गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा है तो गाड़ी को सेफली रोकने के लिए जो आपको डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा रोड के ऊपर, गौर करना, आप रोड को ये डिस्टेंस के लिए डिजाइन कर रहे हो जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी और आप जब ब्रेक लगाओ, अगर आप चाहते हो कि वो गाड़ी किसी दूसरे पार्क्ड या मूविंग व्हीकल के साथ कोलाइड ना करे, टकराए ना, तो आपको कितना यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए पड़ेगा। एसएसडी की रिक्वायरमेंट कम होगी या ज्यादा होगी, पहला क्वेश्चन ये है बच्चे, फटाक से आंसर कर दो। व्हाट विल बी द एसएसडी रिक्वायरमेंट अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, वेरी गुड। कम होगा या ज्यादा होगा, गाड़ी की स्पीड बच्चे अगर ज्यादा होगी, व्हाट यू थिंक, गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो जहां पे आप ब्रेक लगाओगे गाड़ी डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हुई आगे चली जाएगी, तो ये एसएसडी की रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चे, बढ़ जाएगी, रोड के ऊपर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, यस मोर, सही है बच्चे आंसर। अच्छा अगर मैं बोलूं यहाँ पे ब्रेक एफिशिएंसी, ये आपको न्यूमेरिकल में भी डालेगा ये चीज, ब्रेक एफिशिएंसी में इटा 20 से इसको डिनोट कर देता हूं। अगर मान लो नए ब्रेक्स हैं, बिल्कुल अच्छे ब्रेक्स हैं, घिसे हुए ब्रेक्स नहीं है, अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट होगी रोड के ऊपर वो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा बच्चे। ब्रेक्स अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी आपका ज्यादा स्किड नहीं कर पाएगी, तो ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी कम हो जाएगी। बिल्कुल इसको कॉन्ट्रेरी कर देना, अगर आपके पास यहाँ पे ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, कम है, तो डेफिनेटली एसएसडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फाइन, अब चलो अब बढ़ते हैं बच्चे आगे। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है बच्चे, ये दो चीजों में हम कैलकुलेट करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एक तो ये मेरा पहला होता है लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस, दूसरा होता है बच्चे ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो आपने किसी सिचुएशन को बच्चे यहाँ पे देखा और सिचुएशन को देख के आप रिएक्ट कर रहे हो बच्चे, अभी फिलहाल तो आप रिएक्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन देखिए बच्चे, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखने के बाद आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है। और जो समय बच्चे आपने सोचने में लिया कि आपको ब्रेक लगानी है, गाड़ी को बिल्कुल डेड स्टॉप पोजीशन में लेके आना है, रेस्ट कंडीशन में लेके आना है, या गाड़ी की स्पीड को कम करना है बच्चे, या आपने ओवरटेक करना है फॉर एग्जांपल, तो फिलहाल हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे, हम ओवरटेकिंग की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो बच्चे कुछ समय लग जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक उतने ही टाइम है, गाड़ी किसी वेलोसिटी के साथ तो ट्रेवल कर रही होगी, गाड़ी की कोई ना कोई तो स्पीड होगी, मान लो मैंने यहाँ पे v बोल दिया बच्चे, और रिएक्शन टाइम अगर टी आर हो गया तो स्पीड इनटू टाइम कर लोगे तो गाड़ी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे लैग डिस्टेंस। दिस इज सेड टू बी द लैग डिस्टेंस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, लैग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम। ध्यान रखना बच्चे, ये आपके ना स्टेट जेई में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप लैग डिस्टेंस को कैसे यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो जो भी डिस्टेंस यहाँ पे गाड़ी ने ट्रेवल किया होगा
जब आपने कंडीशन को समझा, परसेप्शन टाइम जो भी लगा होगा, और वो सारी कंडीशन को समझने के बाद जो भी आपको ब्रेन ने सिग्नल किया है आपके हाथ या पाँव को ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है, वो टाइम कहला रहा है बच्चे रिएक्शन टाइम। उतने टाइम में गाड़ी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, दैट इज काइंड ऑफ द लैग डिस्टेंस। फाइन। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है बच्चे? ब्रेकिंग डिस्टेंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, गाड़ी ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कॉमा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, इसे बच्चे हम स्किड मार्क डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्योंकि जब आप ब्रेक लगाओगे और गाड़ी आपकी, देखो ब्रेक लगाने के बाद जहां पे आपने ब्रेक लगाई ना बच्चे, गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकी। देखो आपने ब्रेक यहाँ लगाई तो गाड़ी यहां से कहीं यहां तक पहुंच गई मान लो, इसे आप क्या बोलते हो बच्चे? इसे आप बोलते हो यहाँ पे स्किडिंग, है कि नहीं? ये तो होता है स्किडिंग। तो आप इसे लेंथ ऑफ स्किड मार्क के नाम से जानते हो। तो पेपर में कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि आपने ब्रेक लगाई, इधर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने कुछ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो बताओ टायर और रोड सरफेस के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। आपसे ये चीज भी पूछता है पेपर के अंदर, ठीक है? तो देखते हैं जिसे हम, तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। चलिए तो आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये जो लैग डिस्टेंस है ये कैसे निकालोगे? चलिए बच्चे लैग डिस्टेंस की बात करते हैं। ऑल तो सिंपल से फॉर्मूला है, सभी को पता होंगे, मैं जल्दी से कर देता हूं उसको सम अप। लैग डिस्टेंस क्या होता है? ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं? क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस निकला है बच्चे आपका लैग डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड को अगर मैं स्मॉल v बोल दूं, रिएक्शन टाइम मेरा टी आर हो गया बच्चे, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे लैग डिस्टेंस एल जी इक्वल टू स्मॉल v इंटू रिएक्शन टाइम। गौर करना, ठीक है? बस यहाँ पे ध्यान रखना यूनिट्स का। ये जो लैग डिस्टेंस है बच्चे ये मीटर में है, और ये जो यहाँ पे स्पीड है गाड़ी की वो मीटर पर सेकंड में है, और ये जो रिएक्शन टाइम है ये सेकंड्स में है, ठीक है? लेकिन यूजुअली आपको जो गाड़ी की स्पीड देके रखता है वो केएमपीएच में होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको केएमपीएच में देके रखेगा गाड़ी की स्पीड। ये गाड़ी दिया हुआ है आपको, इसकी स्पीड आपको मान लो दे दी उसने 100 केएमपीएच, फॉर एग्जांपल गाड़ी की स्पीड है 100 केएमपीएच। तो बताओ ये गाड़ी अगर 100 की स्पीड से दौड़ रही है और आपको ब्रेक लगाना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में, तो बताओ यहाँ पे लैग डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो बच्चे आप सिंपल कर दोगे यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे लैग डिस्टेंस लिखना है, तो यहाँ पे बच्चे ये जो अब आपको वेलोसिटी या जो गाड़ी की स्पीड है वो जो केएमपीएच में गिवन होगी, गौर करना, किलोमीटर पर आवर में। तो इस स्पीड को अगर मैं यहाँ पे कैपिटल वी लिख देता हूँ ना, और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दूं जिस रिएक्शन टाइम से, तो ये रिएक्शन टाइम तो आपका सेकंड में है, दैट इज ओके। लेकिन ये जो स्पीड है बच्चे ये आपकी है केएमपीएच में, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे मुझे इस आर वाले फैक्टर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और किलोमीटर वाले फैक्टर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस किलोमीटर पर आर को, केएमपीएच को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे बच्चे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? 5/18 से। चेक कर लेना बच्चे, 5/18 से आप इसको गुना कर लोगे। 5/18 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.278 आता है ये, ठीक है? ये देखो ना 1 किलोमीटर पर आवर है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं बच्चे, 3600 सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 0 कैंसिल आउट, तो ये 10/36 आ रहा है। तो ये 2 5 10 2 18 36 हो गया क्या? तो 5/18 हो गया क्या ये मीटर पर सेकंड में? और 5 को 18 से भाग कर लो, चेक कर लो कितना आ रहा है, 0.278 आता है बच्चे ये वैल्यू। तो जब भी आपको स्पीड केएमपीएच में गिवन है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली ये इन्वर्सल वाला फैक्टर लगाते हैं, 0.278 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं बच्चे तो इसको मैं 0.278 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब ये मेरा लैग डिस्टेंस हो गया। अब ये सही है बच्चे, ये मीटर में रहेगा। ये स्पीड आपकी केएमपीएच में ही यहाँ पे पुट करना, गलती मत कर देना कि इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया है 0.278 से। बस रिएक्शन टाइम आपको पता है ये 2.5 सेकंड है, और क्वेश्चन में आपको रिएक्शन टाइम कुछ और गिवन है, आपने वही रिएक्शन टाइम यहाँ पे पुट करना है। आप कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते हो कि हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में आईआरसी गिवन जो टाइम था वो 2.5 सेकंड है और क्वेश्चन में कम या ज्यादा समय गिवन है। तो जो भी आपको टाइम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर, आपने वही टाइम लेके यहाँ पे पुट करना है, उसके लिए सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए तो ये लैग डिस्टेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करता हूँ। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है बच्चे
कि जब ब्रेक अप्लाई करी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेट मी टेल यू, ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है बच्चे, ये ना यहाँ पे रोड के स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा जो डिस्टेंस है बच्चे वो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। बस अब क्वेश्चन के लिए थोड़ा रेडी रहना, मैं कुछ चेंज करके क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे वो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। आप इसे लेंथ ऑफ स्किड मार्क के नाम से भी जानते हो। मतलब ब्रेक लगाने के बाद पहिया तो नहीं घूम रहा है, लेकिन गाड़ी फिर भी कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर गई, जिसे हम बोलते थे स्किडिंग। तो वो डिस्टेंस कितना है बच्चे, जो आपको पेपर में गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, लेंथ ऑफ स्किड मार्क हम जिसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस देखो जरा, अब तुम खुद सोचना जरा, ये गाड़ी इधर है, ठीक है, और यहां पे ये गाड़ी आ चुकी है। ये वाली जो सिचुएशन है, ये गाड़ी रेस्ट पे चली गई, यहाँ पे गाड़ी की कुछ स्पीड थी, यहाँ पे आपने ब्रेक्स लगा दी थी, ब्रेक्स अप्लाइड, गौर करना बच्चे। और ब्रेक्स लगाने के बाद गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यही तो था ब्रेकिंग डिस्टेंस, यही निकालना है अब मुझे, एलबी ही मुझे निकालना है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब क्या करोगे, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लगा लेता हूँ। देखना इक्वेशन क्या है, आपने पढ़ा होगा 11th या 12th के अंदर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी जरूर, कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालता हूं तो मैं एक इक्वेशन के साथ मूव करता हूं, और इक्वेशन कुछ ऐसा था, देखना जरा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब बताना कुछ आपने कभी ऐसी इक्वेशन पढ़ी है अपने लोअर क्लासेस में 11th 12th के अंदर। अब अच्छा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि u इनिशियल वेलोसिटी है गाड़ी की जो ये है, और v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है गाड़ी की जो रेस्ट में चलेगी। तो क्या गाड़ी का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो जीरो हो गया क्या, गौर करना। u गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे स्मॉल v फ्रेम किया गया है, और बच्चे ये जो v है ये गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी है। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी यहाँ पे रेस्ट में जा चुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की जीरो है। तो मैंने यहाँ पे v की जगह जीरो पुट कर दिया, और मैं इस u की जगह यहाँ पे स्मॉल v ही रखता हूँ, इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 2as। अब गौर करना, जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करती है, वो रिटार्ड करती है, रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे जो a है बच्चे, ये है यहाँ पे रिटार्डेशन, दिस इज रिटार्डेशन। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि रिटार्डेशन होगा गर्लफ्रेंड। और बच्चे जब आप ब्रेक लगाओगे ना, तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी आपकी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए की जगह आप यहाँ पे -a फ्रेम कर लो, ठीक है। ए की जगह आप क्या फ्रेम कर लो बच्चे, -a फ्रेम कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है बच्चे, इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला इक्वेशन लगाया। फाइनल जो बच्चे गाड़ी की स्पीड थी वो जीरो होगी, इनिशियल स्पीड हमने स्मॉल v ही माना हुआ था, तो 2a की जगह -a आ जाएगा, बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन। ये क्या है बच्चे, ये है रिटार्डेशन, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ है ये ध्यान रखना। रिटार्डेशन बोल दो या डी एक्सेलरेशन बोल दो, एक ही मतलब है। अब तो बच्चे माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, मैं सीधा कर देता हूँ। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया, और v स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी है बच्चे, gf गर्लफ्रेंड, या म्यू इंटू जी लिख लो। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे s कितना होगा, s क्या ये स्मॉल v स्क्वायर अपॉन 2gf या स्मॉल v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी हो गया क्या। f की जगह म्यू लिख लो, आपकी मर्जी है जैसे आप लिखना चाहते हो बच्चे। ये बन गया, दिस इज नथिंग बट योर LB ब्रेकिंग डिस्टेंस। इज इट ओके। अब गौर करना, ये जो यहाँ पे स्पीड है ना गाड़ी की, दिस इज स्पीड ऑफ व्हीकल। ये जो स्मॉल v है बच्चे, ये स्पीड ऑफ व्हीकल है, और ये किस में है, गलती मत करना पेपर में, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। जी आपको पता है 9.81 होता है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन होगा बच्चे ये, तो ये कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है, ठीक है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा चेंज हो जाएगा, अगर आपको वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी के ऊपर भी कमेंट करके देता है कि गाड़ी की ब्रेकिंग एफिशिएंसी मान लो ये 40% है या 30% है या 48% है, तो आपने क्या करना है, वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी को फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि अगर गाड़ी की ब्रेक्स नहीं है, अच्छी ब्रेक्स हैं, घिसी हुई ब्रेक्स नहीं है, जहां पे आप ब्रेक लगाओगे बच्चे, गाड़ी के वहां पे रुकने के चांसेस या स्किड करने के चांसेस कम होंगे, गाड़ी उसी डिस्टेंस के ऊपर रुक जाएगी बेसिकली, मतलब जहां पे आप ब्रेक लगाओगे इस इंस्टेंस पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा बच्चे, ये फिर आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए
क्योंकि वो परसेंटेज में ही आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी देगा और कभी भी आप 100% ब्रेकिंग एफिशिएंसी कंसीडर नहीं करते हो। तो ये बन गया बच्चे फॉर्मूला। मैं फिर से लिख देता हूं, ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो गया एल बी, देख लो बच्चे, ये बन गया यहाँ पे स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी या स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी एफ, जैसे भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है जी, कर लोगे मेरे ख्याल से। अब बच्चे बात वही है, देखो आपको स्पीड गाड़ी की जो देगा वो केएमपीएच के अंदर देगा। ठीक है, जो गाड़ी आपको स्पीड के साथ गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर बच्चे, वो डाटा आपको केएमपीएच में देगा कि जो गाड़ी की स्पीड है वो केएमपीएच में है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। इतना केएमपीएच से गाड़ी आपकी मूव कर रही थी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन उस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर लोगे बच्चे, आप देख लो जरा। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो वी स्क्वायर में, यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ, अगर केएमपीएच में डाटा गिवन होगा तो उसको 5/18 से गुना कर लो बच्चे, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे 2 एज इट इज। जी की वैल्यू आपको बता दी 9.81 है। या पहले से ही होमवर्क करोगे, पेपर के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, ये आपको पहले से पता होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय आंसर करना बच्चे। तो यहाँ पे आपको v है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल V का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254 बच्चे मिलेगा नीचे। और साथ में क्या लगा, ये f होगा, क्योंकि जी की आपने वैल्यू पुट कर दी। या बच्चे ये वाला म्यू होगा, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254 म्यू या एफ। ये ध्यान रखना, ये बना आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे लेके चलना है कैलकुलेशन के अंदर। सो आई एम पुटिंग 5 स्टार ऑन दिस वन, इज इंपॉर्टेंट वन। ये बच्चे स्पीड केएमपीएच में, गौर करना, ये केएमपीएच में स्पीड, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। और ये ध्यान रखना, जितनी ज्यादा आपको गाड़ी की स्पीड गिवन होगी उतना ही कम ये फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर ग्रेडियंट भी होगा, ये बताना इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बच्चे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताना जरा। वेरी गुड। पहला केस में यहाँ पे बोल देता हूँ कि असेंडिंग ग्रेडियंट है, गाड़ी यहाँ पे चढ़ाई चढ़ रही है, ये मान लो। ठीक है, ये गाड़ी है। सो फर्स्ट इज द केस 1, असेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग ग्रेडियंट। और बच्चे केस 2 है डिसेंडिंग ग्रेडियंट का, केस 2 डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो एक केस में बच्चे गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है और दूसरे केस में गाड़ी जो है वो उतराई उतर रही है। ठीक है, ठीक है, तो एक केस में गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है और दूसरे केस में गाड़ी उतराई उतर रही है। ठीक है, तो इसे आप अप द स्लोप भी बोल सकते हो, इसे आप डाउन द स्लोप भी बोल सकते हो। तो बताना किस केस में आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए पड़ेगी। अगर गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही होगी तो क्या यहाँ पे ग्रेविटी हेल्प कर रही होगी गाड़ी को रोकने के लिए। मान लो यहाँ पे अगर आप ब्रेक लगाते हो और गाड़ी कहीं यहाँ पे जाके रुकती है, फॉर एग्जांपल, वही बच्चे केस है कि आप सेफली गाड़ी को रोकना चाहते हो, वो किसी दूसरे पार्क्ड स्टेशनरी या मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड ना करे। मान लो गाड़ी यहाँ पे जाके रुक रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी रेस्ट में आ रही है, फॉर एग्जांपल। तो बताओ किस केस में आपको स्टॉप 1 में कम। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का जो रिक्वायरमेंट होगा बच्चे, जब गाड़ी आपकी चढ़ाई चढ़ रही होगी वो कम हो जाएगा क्या, और जब आपकी गाड़ी उतराई उतर रही होगी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगी क्या। और गौर करना, ग्रेडियंट का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ, ग्रेडियंट का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर आएगा, लैग डिस्टेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब जब आप ब्रेक लगा रहे हो ना, यहाँ पे ग्रेविटी आपकी हेल्प कर रही होगी गाड़ी को रोकने में, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगा, ग्रेविटी का कंपोनेंट। और यहाँ पे ग्रेविटी का ये कंपोनेंट होगा जो गाड़ी को और एक्सेलरेट कर रहा होगा बेसिकली। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, बिकॉज ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी बच्चे वो बढ़ जाएगा।
तो मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं ग्रेडियंट, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेडियंट गिवन है बच्चे, यार सुन लो, ग्रेडियंट अफेक्ट्स ओनली ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसका जो अफेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, लैग डिस्टेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो गलती मत करना कि पेपर में आप ग्रेडियंट, जब आपको ग्रेडियंट के बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन गिवन है तो आप यहाँ पे लैग डिस्टेंस को सेपरेट कैलकुलेट कर रहे हो और आप ब्रेकिंग डिस्टेंस को सेपरेट कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आपके पास दो कंडीशन गिवन है, अभी मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, उसमें मान लो असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट में आपको व्हीकल गिवन है और वो पूछ रहा है कि बताओ वो ग्रेडियंट कितना है, तो उस केस में बच्चे ब्रेकिंग डिस्टेंस ही वेरी करेगा, आपका यहाँ पे लैग डिस्टेंस वेरी नहीं करने वाला। क्या बोल रहा हूँ बच्चे, जैसे मान लो ये आपको कोई स्लोप गिवन है क्वेश्चन के अंदर और उसने लिख के दे दिया कि गाड़ी यहाँ पे स्लोप को चढ़ रही है, मतलब असेंडिंग ग्रेडियंट में है और गाड़ी की स्पीड मान लो आपको दिया है 60 kmph का, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे सेम स्लोप को गाड़ी दूसरी गाड़ी को यहाँ पे डिसेंड कर रही है, ये मान लो कोई दूसरी गाड़ी है जो यहाँ पे इसी स्लोप को उतर रही है सेम स्पीड के साथ, यहाँ पे भी स्पीड बच्चे 60 kmph ही है और आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ जिस स्लोप पे गाड़ियां आपकी ट्रेवल कर रही हैं ये स्लोप कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ना कैलकुलेट करके आप सीधा सीधा ब्रेकिंग डिस्टेंस ही निकालना, क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपको कुछ और कमेंट करके रखेगा जिसके बिहाफ के ऊपर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप लैग डिस्टेंस निकालोगे बच्चे तो गलत नहीं होगा, वो अल्टीमेटली लैग डिस्टेंस आपका कट जाएगा, क्योंकि जो स्पीड यहाँ पे इस गाड़ी की गिवन है वही स्पीड इस गाड़ी की गिवन है। और अगर आप लैग डिस्टेंस लिखते हो तो 0.278 स्पीड इन kmph इंटू रिएक्शन टाइम होगा, और रिएक्शन टाइम तो ये 2.5 सेकंड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है सेपरेट, दैट इज अ सेपरेट थिंग, अदरवाइज आप 2.5 सेकंड लेके चलोगे, जो स्पीड यहाँ पे बचे वही स्पीड यहाँ पे, तो लैग डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो इसको निकालना मत, निकालोगे कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। फाइन, चलिए अब देखो, तो अगर गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है बच्चे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, SSD, तो बच्चे ये बन जाएगा आपका लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए। मैं यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ कि लैग डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहे इसके बीच में। तो लैग डिस्टेंस कितना था, 0.278 कैपिटल V इंटू रिएक्शन टाइम, ये तो लैग डिस्टेंस हो गया बच्चे। प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस आपने कैसे निकाला था, ब्रेकिंग डिस्टेंस था बच्चे कैपिटल V स्क्वायर। गौर करना, जब जब हम कैपिटल V लिखेंगे वो गाड़ी की स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर के अंदर, kmph में, जब भी स्मॉल v होगा तो गाड़ी की स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। तो कैपिटल V अपॉन 254 यहाँ पे हमने म्यू या एफ लिखा था, और वो तब था बच्चे जब गाड़ी आपकी एक प्लेन रोड के ऊपर मूव कर रही थी। गौर करना, ये उस केस में था। फ्लैट रोड अगर हमारे पास है तो उस केस में आपका ग्रेडियंट नहीं आएगा। तो इन दैट केस आपने ये जो LB है ब्रेकिंग डिस्टेंस है कैसे लिखा था, देखो जरा यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन 2GF, फिर आपने यहाँ पे बोला कि अगर स्पीड kmph में है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, 2 कांस्टेंट है, G की वैल्यू में 9.81 पुट करता हूँ, और फाइनली मुझे क्या मिला था बच्चे, ये वाला रिलेशन मिला था, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254 म्यू। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा ना, अगर गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही होगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस S%, ये स्लोप हो गया, S% बच्चे यहाँ पे स्लोप हो गया, ये ध्यान रखना, दिस इज द स्लोप, ठीक है। जैसे मान लो आपको स्लोप गिवन है 2% का, सेम एग्जांपल, और ये ग्रेडियंट है, कोई क्रॉस स्लोप नहीं है, दिस इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है बच्चे राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड सरफेस, रोड की लेंथ के अलोंग अगर आप मूव कर रहे हो, जैसे आगे मान लो फ्लाईओवर आ रहा है तो धीरे धीरे रोड आपका ऊपर उठ रहा होगा, असेंडिंग ग्रेडियंट हो जाएगा। अब जैसे आप फ्लाईओवर का जो समिट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करोगे, फिर आप नीचे उतरोगे बेसिकली, तो वो बेसिकली एक तरह से आपके पास डिसेंडिंग स्लोप हो जाएगा, अगेन वो बच्चे आपका ग्रेडियंट ही है। तो रोड की लेंथ के अलोंग जो भी राइज और फॉल आता है उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर ये 2% है तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा क्या। तो जो भी आपको स्लोप गिवन होगा परसेंटेज में, तो एस वो नंबर होगा, अगर यहाँ पे नहीं लिखना होगा ऐसे परसेंट में तो 0.0 एस हो जाएगा। जैसे मान लो 2% दिया हुआ तो 0.02 हो गया। अब सॉल्व कर लो बच्चे। अब तुम एक चीज देखो, फ्लैट रोड के साथ इसको कंपेयर करो, जब गाड़ी फ्लैट रोड पे मूव कर रही थी तो बच्चे आपका जो लैग डिस्टेंस था वो तो सेम था, लेकिन जो ब्रेकिंग डिस्टेंस था कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254 म्यू, ये तो था ही था। इसके साथ देखो म्यू के साथ आपने कुछ वैल्यू ऐड कर दी, और ऐड करने से क्या होगा बच्चे, डिनोमिनेटर आपका थोड़ा बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ने से ओवरऑल जो वैल्यू होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही हमने बोला कि अगर गाड़ी बच्चे चढ़ाई चढ़ रही होगी ना तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट होगी
वो घट जाएगी, बिकॉज ग्रेविटी यहाँ पे हमारी हेल्प करती है गाड़ी को रोकने में। और इसकी डेरिवेशन भी है बच्चे, इफ यू वांट सो यू कैन गो विद द स्टैंडर्ड बुक। अभी मैं डेरिवेशन के साथ नहीं जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो अभी मैं डेरिवेशन के साथ नहीं जा रहा हूँ, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, इतना जो हमने किया तो अभी आप पूछ सकते हो, जब तक ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। किसी को डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो भाई। चलिए, अगर डेरिवेशन चाहते हो तो मैं आपको फटाक से बता देता हूं, ठीक है। पर मैं थोड़ा तेज चलूंगा, वो डेरिवेशन कैसे है, ठीक है। हार्डली 1-1.5 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। इफ यू वांट सो आई कैन शो इट टू यू, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। डेरिवेशन आपसे पूछता नहीं है पेपर के अंदर, सर बोरोपिट्स के बारे में बताओ। बोरोपिट्स यहां कहां से बोरोपिट्स आ गया? बोरोपिट्स तो बच्चे वो प्लेस है जहां से हम मिट्टी लेके आते हैं ना। बोरोपिट तो वो प्लेस हो गया जहां से आप मिट्टी लेके आओगे हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए। बोरोपिट वो लोकेशन होती है ना। अब देखो जरा, अगर बच्चे डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट, मैं फटाफट थोड़ा चल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको पता होंगी बच्चे, बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। डिसेंडिंग ग्रेडियंट होगा तो बच्चे जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, हमने बोला हमें ज्यादा चाहिए पड़ेगा। अगेन ये दो चीजों का समय, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। मैं फिर से बोल देता हूँ बच्चे, लैग डिस्टेंस तो वही रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। 0.278 कैपिटल वी इंटू रिएक्शन टाइम हो जाएगा, ये तो लैग डिस्टेंस होगा। प्लस जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है बच्चे, ब्रेकिंग डिस्टेंस देखो जरा, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254, म्यू बोल दो या एफ बोल दो बच्चे, माइनस यहाँ पे s% हो जाएगा। मतलब बच्चे अगर आप डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात कर रहे हो तो वहां पे आपने नेगेटिव साइन यूज करना है स्लोप के लिए। अगर आप असेंडिंग ग्रेडियंट की बात करोगे तो बच्चे आपने प्लस साइन यूज करना है। तो इन जनरल हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का बच्चे, वो ये हो जाएगा 0.278 कैपिटल वी इंटू रिएक्शन टाइम, ये तो हो गया बच्चे आपका लैग डिस्टेंस, प्लस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254 म्यू प्लस माइनस s%। म्यू बोल दो या एफ बोल दो, जो भी आप लिखना चाहते हो। जस्ट यूज द पॉजिटिव साइन फॉर द असेंडिंग ग्रेडियंट एंड नेगेटिव साइन फॉर द डिसेंडिंग ग्रेडियंट। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है इतना तो बच्चे आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, अभी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नोट में लिखता हूं, अगर क्वेश्चन में आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी गिवन है, if braking efficiency is given in question, अगर आपको क्वेश्चन में ब्रेकिंग एफिशिएंसी गिवन है, गौर करना, ब्रेकिंग एफिशिएंसी को आपने मल्टीप्लाई करना है जो भी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो बच्चे आपका जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा जो आप यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है, इफेक्टिव में बोल देता हूँ, जो यहाँ पे पिक्चर में होगा इफेक्टिव फ्रिक्शन कितना होगा बच्चे, जो भी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आप ब्रेकिंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या बन जाएगा बच्चे, देखो लैग डिस्टेंस के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लैग डिस्टेंस में कहीं भी आपका फ्रिक्शन वाला फैक्टर नहीं आ रहा है बच्चे। तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, पड़ेगा बच्चे यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर, एलबी। तो मैं इसी को लिख देता हूँ, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा बच्चे ये क्या बन जाएगा, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254, यहाँ पे म्यू इंटू ईटा बी कर लेना, मतलब उस फ्रिक्शन को आपने ब्रेकिंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने प्लस या माइनस वाला साइन यूज करना है, या आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलोगे। आपने ये साइन यूज करना भी है कि नहीं करना है, मतलब आपने स्लोप को 0 पुट करना है, ये डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में उसने लेवल सरफेस बोला है, या गाड़ी असेंडिंग ग्रेड में है, या गाड़ी डिसेंडिंग ग्रेड में है, या अप द स्लोप है या डाउन द स्लोप है, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। डन, ये तो बच्चे सेम रहेगा, इस पे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम हो गया 0.278। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, कई बार ना आपको एग्जामिनर इसी में उलझा देता है, वो ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपको देख के रखेगा और पूछेगा बताओ यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना होगा सेफली गाड़ी को रोकने के लिए। तो अगर आपको उसको क्वेश्चन में आपको लैग डिस्टेंस उसने कुछ दे के रखा है, आपको कमेंट करके रखा है कि लैग डिस्टेंस इतना है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। तो ये तो आपको गिवन है, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करना होता है कि ये कितना है, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे पास है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन भी, ठीक है। और इसमें बच्चे देखो जरा, ये नोट के अंदर दूसरा पॉइंट है। अब मान लो ये प्लान है, आप ऊपर से देख रहे हो, देखो जरा ये प्लान है, मान लो ये मान लो सिंगल लेन है, ठीक है,
सिंगल लेन है बच्चे, और ये सिंगल लेन की सेंटर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी मूव कर रही है बच्चे ये डायरेक्शन में, और यहां से भी गाड़ी आ रही है ये मान लो ये डायरेक्शन में। तो ये सिंगल लेन हो गया और टू वे ट्रैफिक हो गया, सिंगल लेन हो गया और टू वे ट्रैफिक हो गया। सिंगल लेन है बच्चे बट टू वे ट्रैफिक है। अब थोड़ा ध्यान करना, अगर मैं इसे कार ए बोल दूं और इसे मैं कार बी बोल दूं, गौर करना, तो कार ए तो रुक गई बच्चे, कार ए का जो ड्राइवर था इसने ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को मान लो यहाँ पे रोक दिया, तो इसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे दिस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर द कार ए। और ये कैसे निकालना, दिस यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट लैग डिस्टेंस प्लस द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा बच्चे, खाली कार ए के रुकने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बात करें कि कार ए तो रुक चुकी है लेकिन कार बी नहीं रुकी है, तो डेफिनेटली तब भी कोलिजन हो जाएगा। तो दोनों व्हीकल को सेफली रुकना पड़ेगा, और जो भी डिस्टेंस होगा कार ए के लिए और जो भी डिस्टेंस होगा कार बी के लिए, काइंड ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो जब आपसे वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछ रहा होगा बच्चे, तो आपने जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कार ए के लिए निकाला है प्लस जो भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपने कार बी के लिए निकाला है, दोनों को आप ऐड कर लो, दोनों को आप ऐड कर लो इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब बच्चे यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि आपको यहाँ पे स्लोप गिवन है कि नहीं गिवन है। अब क्वेश्चन को पढ़ लो, अगर अगर वो बोलता है कि गाड़ी यहाँ पे असेंडिंग स्लोप में है, अगर कार ए असेंडिंग स्लोप में होगा तो अपने आप कार बी बच्चे डिसेंडिंग स्लोप में हो जाएगा, और ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू ये अलग अलग हो जाएंगी। अच्छा, अब मान लो ना कि पहले मैंने ये बोल दिया कि जो स्पीड कार ए की है वही स्पीड कार बी की भी है बच्चे, तो होगा क्या बच्चे, दो यहाँ पे एसएसडी कार ए के लिए निकल के आएगा, वही एसएसडी कार बी के लिए होगा। अगर ये लेवल रोड पे है तो आप एक कार का एसएसडी निकालो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या ट्वाइस आप ऐड कर लो, आपको टोटल मिल जाएगा, तो टाइम सेव हो जाता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ लेना और सिंपल क्वेश्चन डालना। एग्जामिनर ने अब बंद ही कर दिया लगभग, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन डाल रहा है। तो अगर क्वेश्चन में वो बोलता है कि कार ए असेंडिंग स्लोप में है, देखना जरा, यही डाटा है बच्चे, स्पीड दोनों की सेम देके रखी है उसने। यही चीजें होती है बच्चे जो आपको थोड़ा पेपर में ध्यान रखना होता है, बाकी आप क्वेश्चन कर लोगे। तो जैसे कार ए है, ये चढ़ाई चढ़ रही है बच्चे, इसकी स्पीड गिवन है 60 kmph का, और मान लो ये कार बी है, ये उतराई उतरी है, सेम स्लोप पे है बच्चे, ठीक है, सेम स्लोप है और इसकी स्पीड भी 60 kmph है। अब वो आपको बोल रहे कि बताओ यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना है, वही सिंगल लेन है और टू वे ट्रैफिक है। तो बच्चे यहाँ पे आप एस एस डी कार ए प्लस एस एस डी कार बी ये आपने निकाल लिया। और ये मैं बोल रहा हूँ कि जो लेवल रोड के केस में अगर दोनों की स्पीड सेम थी तो आप एक गाड़ी का एसएसडी निकाले थे, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आपको एसएसडी मिल गया था इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपके पास अगर सेम है बच्चे, तब भी इनके पास जो ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू आएगी दोनों केस में वो अलग अलग होगी। तो आप सेपरेटली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर कार ए कैलकुलेट करो, सेपरेटली बच्चे आपको कैलकुलेट करना है, और फिर आप कार बी के लिए भी यहाँ पे सेपरेटली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करो जो डिसेंडिंग द ग्रेड में है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपको जब मिलेंगी दोनों को ऐड करो, दैट विल बी द आंसर। बस इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, पहली चीज तो ये जहां पे मोस्टली बच्चों से गलती होती है। क्लियर? अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको शो करता हूं इधर, कुछ क्वेश्चन में बच्चे आपको शो करता हूं और सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चे, ये लो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। पहले क्वेश्चन हो रहा है, अ व्हीकल ट्रेवलिंग ऑन ड्राई लेवल पेवमेंट, लेवल पेवमेंट उसने बोल दिया मतलब स्लोप कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। स्पीड कितना दिया हुआ गाड़ी का बच्चे, 80 kmph, हैड ब्रेक्स अप्लाइड। तो ये गाड़ी है, दिस अ व्हीकल गिवन टू यू, ये 80 kmph की स्पीड से बच्चे मूव कर रही है गाड़ी, 80 kmph की स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है, और जब ब्रेक लगाई द व्हीकल ट्रेवलिंग 76.5 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, मतलब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जब वो रेस्ट में आ रही है गाड़ी। तो ये आपको लेंथ ऑफ स्किड मार्क गिवन है एक तरह से, तो गाड़ी यहाँ पे रेस्ट में आ गई है बच्चे ऑफ कोर्स। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 76.5 मीटर है अगर मैं ऐसा बोलूं, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट हैज डेवलप्ड, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना डेवलप हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो, और 30 सेकंड आप लोगों के लिए।
चलिए 30 सेकंड आप लोगों के लिए कि आप इसका आंसर फ्रेम करो। अब देखो बच्चे क्या करोगे, अब गौर करना यहाँ पे ना आप एसएसडी निकालने मत बैठ जाना कहीं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू लैग डिस्टेंस निकालेंगे फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस हम निकालेंगे, नहीं। तो क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इट इज गिवन टू अस 76.5 मीटर। तो चलो सीधे बच्चे इसको सॉल्व कर लो आप डायरेक्ट। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254 म्यू प्लस माइनस एस परसेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि एस के साथ पॉजिटिव साइन लोगे नेगेटिव साइन लोगे, लेवल पेमेंट लिखा हुआ है इधर, अगर ये लेवल पेमेंट है बच्चे तो इस केस में एस जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सीधा हो गया, लेवल सरफेस वाला कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू म्यू, और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज 76.5। करो बच्चे इसको सॉल्व। स्पीड कितना गिवन है, 80 का स्क्वायर है, और आपको बाई ओन करनी है कैलकुलेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये कितना हो गया देखो जरा, मैं थोड़ा नीचे करता हूं, तो 76.5 ये ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर दैट इज 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 254 टाइम्स म्यू लिख लो या एफ लिख लो, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ से म्यू या एफ निकाल लो बच्चे, कितना आ जाएगा 80 इंटू 80, जितना आप चीजों को सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हो बच्चे लिख लेना, इंटू 254, यहाँ डेसिमल हटा दिया बच्चे 10 चला गया ऊपर। अब बताओ ये कितना आ रहा है, वेरी गुड, जल्दी से बताओ सॉल्व करके ये कितना आ रहा है। कैलकुलेशन आपको करनी है, ध्यान रखना। और बाई ओन आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है एग्जामिनर, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पेपर के अंदर। बताओ कितनी आ रही है, 0.33 आंसर आ चुका है अभिषेक डोगरा, ठीक है, यही आंसर आ रहा है 0.33। अब गौर करना, देखो यहाँ पे एक तो ऑप्शन बी है जो 0.3 है और एक ऑप्शन सी है जो 0.33 है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा समय दे लो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब देखो जरा, आप स्मार्टली अगर आप काम करते हो ना तो आप पहले तो चीजों को कट कर दो जो कट रही है आपस में, जैसे 256 किसी के टेबल में आ रहा है, 8 भी आ रहा है, कट कर लो। या आप एक काम कर सकते हो बच्चे, ये जो 765 है, आप इसको चाहे यहाँ पे 770 मान लो, मतलब आपने 5 यूनिट ज्यादा मान लिया, तो ये 256 है, आप इसको 250 मान लो। टेंटेटिवली आप चेक कर लो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, और एग्जैक्ट वैल्यू में और जो टेंटेटिवली अप्रोक्सीमेट आपने वैल्यू निकाली, उन दोनों में आंसर में कितना वेरिएशन आ रहा है। क्योंकि सम टाइम पेपर में क्या होता है ना बच्चे, हमारे पास इतना समय नहीं बच रहा होता, लास्ट में जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के थ्रू जाएंगे तो इट विल टेक अ टाइम। तो आप अप्रोक्सीमेट भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो और आपको गेस मिल जाएगा कि आपको कौन सा आंसर होने वाला है एज अ ऑप्शन। तो ये बच्चे आपका आंसर सी हो गया, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन ये लो। इस क्वेश्चन में बोला कि डिजाइन स्पीड है 80 kmph, ठीक है, स्पीड इज गिवन टू अस, परसेप्शन रिएक्शन टाइम इज 3 सेकंड। अब देखो आप यहाँ पे आप ये मत सोचना कि तो गलत दिया हुआ है कि आईआरसी के अकॉर्डिंग जो टाइम गिवन है बच्चे वो आपको यहाँ पे कितना गिवन है कि 2.5 सेकंड है, नहीं। अब जो भी डाटा आपको वो क्वेश्चन या सवाल के अंदर देके रखेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है, एसएसडी निकालना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दो चीजों का सम होता है, ये क्या है बच्चे, ये लैग डिस्टेंस है प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस है। लैग डिस्टेंस आपने कितना बोला, चेक करना चाहिए, 0.278, स्पीड कितना दिया हुआ गाड़ी का 80 है कि नहीं, रिएक्शन टाइम कितना है 3 सेकंड, गलती मत कर देना। और यहाँ पे कॉमनली मिस्टेक होती है बच्चों से, उनको पता है कि रिएक्शन टाइम 3 सेकंड दिया है, लेकिन ब्रेन ही कुछ ऐसा सेट हुआ है कि रिएक्शन टाइम आप यहाँ पे 2.5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, और जो 2.5 सेकंड मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है वो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 0.278 इंटू 80 इंटू 3 हो गया, प्लस कैपिटल वी स्क्वायर, कैपिटल वी यहाँ पे 80 है, तो ये 80 इंटू 254 मान लो ये 260 हो गया, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना गिवन है आपको 0.5। देखो यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट के ऊपर कमेंट नहीं किया गया है, तो आपने लेवल सरफेस लेके इसको सॉल्व करना है। अब बता दो ये कितना आ गया,
ठीक है, इसको चाहे आप 0.3 कंसीडर कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएशन बहुत ज्यादा है ऑप्शन के अंदर। अगर मैं इसको 0.3 कंसीडर करता हूँ तो ये 0.33/10 हो जाएगा, लेट बी, और इंटू 80 हो गया, इंटू 3 हो गया, तो 0 से 0 कट गया, 3 3 9 और 8 72 हो गया, 72 तो ये आ गया। पहले वाला जो लैग डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ रहा है ये वैल्यू 72 मीटर का। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी चेक करते रहना कितनी आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 254 के प्लेस में 260 लिख दूं, मान लो अगर 260 में फ्रेम कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास पेपर के अंदर, ये पता है हमें। और 0.5 कितना हो गया, 5/10 हो गया, क्या 10 चला गया ऊपर, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया बच्चे। अब ये कितना हो गया, 16 5 80 हो गया, और 2 8 16 2 1 2 2 3 6 13 13 2 26, अब 80 आ रहा है, 13 6 78 हो गया क्या, ठीक है। 8 6 48 48 और 72 कितना हो गया, चेक करना जरा, 48 और 72, 8 2 10 7 4 11 12, मतलब आंसर होगा 117 के करीब। चेक करो कितना आ रहा है एग्जैक्ट आंसर, यस। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स में काफी स्ट्रांग हो फिर तो आप गो थ्रू कर लो बच्चे, इनको कट कर लो, लेकिन आप टेंटेटिवली यहाँ पे वैल्यू को फ्रेम कर सकते हो। 254 की जगह आपने 260 मान लिया, आपने नीचे छोटा नंबर था आपने बड़ा माना, तो इसलिए जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा रियलिटी में कितना मिल रहा था 48, इससे बड़ा ही नंबर आएगा वो। तो आंसर आपका आ रहा था 100 कितना है, 112 आ रहा है बच्चे, ये है ना, 7 4 11 और 12 नहीं 120 आ रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा उससे थोड़ा सा कम ही आंसर आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा, कम आंसर आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर आपके पास 78 बना था, आपने 78 ही मान लिया 80 को। क्लियर, चलिए कर लोगे मेरे ख्याल से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लेन रोड गिवन है और 2 वे ट्रैफिक है, 2 लेन है, 2 वे ट्रैफिक है। तो ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखना कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, तो जो भी आपको पहले वाले व्हीकल के लिए एसएसडी की वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करके आएगी, और जो भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दूसरे वाले व्हीकल के लिए कैलकुलेट करके आएगा, दोनों को आपको ऐड करना है। अगर स्पीड सेम होगी, लेवल रोड के ऊपर है, तो एक आप एसएसडी कैलकुलेट करो, उसी वैल्यू को दोबारा ऐड कर लो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो अ 2 लेन रोड हैविंग 2 वे ट्रैफिक, डिजाइन स्पीड दिया हुआ 60 kmph, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पे 0.4, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दिया हुआ 0.4, रिएक्शन टाइम दिया हुआ 3 सेकंड, रिएक्शन टाइम दिया हुआ 3 सेकंड, और लेवल रोड है, ये भी देख लो, लो ठीक है, लेवल रोड है। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस बताओ कितना है, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस का मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही होता है। अब ये मत सोचना कि ये पता नहीं कौन सी नई चीज पूछ ली आपसे पेपर के अंदर, है ना। तो क्या करोगे इसमें, एसएसडी निकाल लो। ये देखो जरा, पहले तो मैं कंडीशन आपको दिखाता हूं कि अगर मान लो ये प्लान है, तो यहाँ पे ये कार आ रही है ए, जो ये डायरेक्शन में हेड कर रही है, स्पीड कितनी है बच्चे इसकी, इसकी स्पीड दिया है 60 kmph का, और अपोजिट डायरेक्शन से भी कार आ रही है, इसकी स्पीड कितनी है, ये भी 60 kmph में है। तो कार ए और कार भी आपको फ्रेम करके रखा है यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.4, रिएक्शन टाइम दिया हो 3 सेकंड। तो डेफिनेटली आप जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस कार ए के लिए निकालोगे बच्चे, उतना ही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कार बी के लिए भी निकलेगा, और दोनों सेम होंगे वो, ठीक है। तो आप एक कार का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालो, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर रिपोर्ट कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ डायरेक्टली। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो यहाँ पे कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा कार ए के लिए 0.278, स्पीड है 60, रिएक्शन टाइम है 3 सेकंड, ढाई मत बोल देना क्वेश्चन में अंदर 3 सेकंड दिया हुआ रिएक्शन टाइम, ठीक है जी। प्लस कैपिटल वी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर अपॉन 254, फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.4 है, तो 4/10 आप कर सकते हो। कर लो इसको बच्चे सॉल्व, इसको सॉल्व करो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज मत करना, डोंट यूज कैलकुलेटर। तो बाय ओन आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि जो आपके पास नीचे फैक्टर है ना कि 254, अगर आप इसको 260 कर रहे हो, एग्जैक्ट जो आपका आंसर है और जो आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला, दोनों में डेविएशन कितना आ रहा है, ठीक है। अभी आप ऑप्शन चेक करो, 61.03, 117 मीटर है, 85.5 मीटर और 171 मीटर। तो देखो ये डिस्टेंस, और या बोल सकते हो कि जो ऑप्शन है इनके बीच में जो वेरिएशन है वो ज्यादा है, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो इजीली। देखो जरा कितना आ रहा है, बताओ मुझे सॉल्व करके, बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है।
तो बच्चे ये 0.278 मैंने 0.3 मान लिया, गौर करना। तो मैं इसको 3/10 कर लेता हूँ। 0.278 को, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है पेपर के अंदर, मैंने 3/10 बोल दिया इसको। इंटू स्पीड कितना दिया बच्चे आपका 60 है, तो 0.278 इंटू वी इंटू रिएक्शन टाइम कितना 3, 0 से 0 कट गया, 3 3 6 6 6 36 हो गया, क्या लैग डिस्टेंस आ गया 36 प्लस कैपिटल वी स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 हो जाएगा अपॉन 254 फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4, तो 4/10 हो गया, ये चला गया ऊपर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 254 को चाहे आप 255 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 255 ही मान लो, चलो ये मान लेते हैं। तो 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया, 12 5 60 हो गया। अगर ये 50 हो गया तो ये कितना हो गया बच्चे, 50 2 100 हो गया, क्या ये जीरो यहाँ से हटा दी मैंने, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, 50 2 100 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 12 3 36 हो गया, 36 और 36 कितना हो गया 72 हो गया। क्या चेक करना है एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है, जरा एग्जैक्ट आंसर भी चेक कर लो कितना आ रहा है, देखो जल्दी से। ये टेंटेटिवली मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है बच्चे, आप एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है। सॉरी, ये 3 3 9 54 हो रहा है ना, ये वेरी सॉरी। तो ये 6 4 10 90 हो रहा है, क्या है ना, 90 मीटर आ रहा है। 90 मीटर कहाँ पे जाओगे आप, तो इस हिसाब से तो आपको जो ऑप्शन बन रहा है वो सी बन रहा है। चेक करो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 171 आ रहा है, क्या तो बहुत कम आ रहा है। एग्जैक्ट चेक कर लो कितना आ रहा है, वन 170.67, बहुत ज्यादा आ रही वैल्यू। एक बार फिर से चेक करो कैलकुलेशन को, आंसर इसका सी बन रहा है। फिर अगर 90 मीटर है, बाकी भी चेक करो। अभिषेक डोगरा का आ रहा है 170, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। बाकी भी चेक करो बच्चे, बताओ कितना आंसर आ रहा है। टेंटेटिवली जो मैंने किया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ऑप्शन सी के साथ। एक बार कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लो, 0.278 है, 0.3 मान लिया बच्चे इसको, तो 3/10 हो गया। स्पीड दिया है 60 kmph का, इंटू आपके पास रिएक्शन टाइम जो दिया बच्चे वो 3 सेकंड है, तो 0 से 0 कट गया, 3 3 9 और 6 54 हो गया। ठीक है बच्चे, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254, यहाँ पे म्यू होता है, 254 की जगह 255 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 0.4 होता है तो 4/10 हो गया, 10 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 60 था, 60 इंटू 10 600 हो जाएगा, 6 इंटू 100 लिख दिया, तो 5 5 25 5 1 5 5 12 60 हो गया। ठीक है जी, और ये कितना हुआ 5 और ये था 51, 50 2 100 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 2 2 4 2 3 6 हो गया, हाँ 12 3 36, यही आएगा। ये गलत, हाँ, ठीक है, हाँ डबल करना है, ठीक है, हाँ यस, हाँ डबल करोगे फिर कितना हो जाएगा, यस यस राइट। मतलब पहले वाले का मैं आंसर पूछ रहा हूँ इसका, ठीक है ओके सॉरी। इसका तो ये 90 आ रहा है ना, ठीक है, तो इसका डबल कर दोगे आप, यस डन। तो कंप्लीट जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी फॉर व्हीकल ए, 90 टू 180 हो गया, यस। तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन डी ही आ रहा है, ठीक है ओके सर, टोटल एसएसडी, ओके फाइन डन। चलिए, तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। चलो एक क्वेश्चन और है, पहले उसको देखते हैं। ये लो, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर रिपोर्ट करने की कोशिश करो। देखो ये बोल रहे कि एक टेस्ट कार दिया हुआ है आपको, जिसका मास है 1250 किलोग्राम। ये टेस्ट कार दिया हुआ है, इसका जो मास दिया हुआ है आपको 1250 किलोग्राम, तो आप इसको वेट में कन्वर्ट कर लोगे इजीली। तो फिलहाल हमें मास गिवन है 1250, और ये किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है गाड़ी, 72 kmph की स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है गाड़ी है, 72 kmph की स्पीड के साथ। When it is suddenly braked, जब अचानक से ब्रेक लगाई जाती है, by locking the wheels, the average vehicle comes to a stop in a distance of 50 मीटर। मतलब ये लेंथ ऑफ स्किड मार्क गिवन है, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपको गिवन है। तो ये एल बी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सीधा सीधा 50 मीटर। ठीक है जी, और आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता होता है, ये क्या होता है, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254 म्यू बोल दो या एफ बोल दो, जो भी आप लिखना चाहते हो बच्चे। ठीक है, अब निकाल लो, यहां से मुझे बताओ
कितना फोर्स निकल के आएगा, ये कुल मिला के मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, 40 सेकंड लो, आंसर फ्रेम करो। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन आई विल सॉल्व दिस वन, ठीक है, और इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, 40 सेकंड भी बहुत। शाबाश, करो बच्चे, जरा देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसको। हिंट मैंने आपको दे दी, देखो क्या पूछ रहा है आपसे वो, स्किड रजिस्टरिंग फोर्स, मतलब जब आप ब्रेक लगाओगे ना, इधर ब्रेक लगा दिया, यहां पे ब्रेक लगा दी, ब्रेक अप्लाइड, तो टायर और रोड सरफेस के बीच में क्या होगा, रजिस्ट्रिव फोर्स होगा बच्चे। वो रजिस्ट्रिव फोर्स क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स, और मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि वो रजिस्ट्रिव फोर्स कैसे निकालना है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है, ठीक है। चलो करो जरा, आप बताओ, ये बताओ, बच्चे एक कंडीशन है, कैलकुलेटर यूज मत करना, है ना। चलो देखते हैं, क्योंकि जितना आप बाई ओन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। अब देखना जरा, तो बच्चे लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये था कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254 म्यू या एफ, जो भी आप लिखना चाहते हो। ये गिवन है क्वेश्चन में 50 मीटर, 50 मीटर, स्पीड गिवन है 72 का, 254 एज इट इज, यहां से म्यू लिख लो कितना आ रहा है फ्रिक्शन, तो म्यू कितना हो गया देखना जरा, 72 इंटू 72 अपॉन 254 इंटू 50 हो गया क्या, ये फ्रिक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम ब्रेक लगा रहे थे तो यहां पे रजिस्ट्रिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, ये गाड़ी थी, ठीक है। अब गाड़ी का जितना भी वेट होगा वो पहियों से होता हुआ ये रोड सरफेस में जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ गाड़ी का सीजी है, दैट बी सीजी ऑफ द व्हीकल, तो सारा का सारा जो वेट होगा वो सीजी से ही लगता हुआ बेसिकली आपका पेमेंट में जाने वाला, जो हम मानते हैं, ऑल्दो रियलिटी में टायर के थ्रू ही सारा का सारा लोड ये पेमेंट में जा रहा होगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर होगा। और जितना वेट है डेफिनेटली आप चाहोगे कि आपका जो व्हीकल होगा वो सेफ पोजीशन में रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी डब्ल्यू के बराबर ही होगा, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन अगर कम होगा तो डेफिनेटली जो गाड़ी के टायर होंगे वो रोड सरफेस या पेमेंट के अंदर धस जाएंगे। आप हमेशा चाहते हो कि जो आपका रिएक्शन होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन, वो ज्यादा ही होना चाहिए, व्हाट इज द वेट एक्टिंग ऑन दिस पेमेंट, या बराबर होना चाहिए। तो जब ब्रेक लगाओगे तो ये टायर और रोड सरफेस के बीच में ये हो गया बच्चे रेड वाला फ्रिक्शनल फोर्स, कैपिटल एफ लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको बताया भी था कैसे आप लिखते हो, तो आंसर है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, अगर आपको याद हो, और ये फ्रिक्शनल फोर्स ही स्किडिंग फोर्स है यहाँ पे। तो म्यू कितना है, गौर करना, ये निकला है म्यू, ठीक है। म्यू तो ये निकला कितना, ये 72 इंटू 72 अपॉन 254 इंटू 50, इतना ही है ना म्यू। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, वेट ऑफ व्हीकल, चेक करो जरा, मास आपको गिवन है 1250 किलोग्राम, और जी आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको 10 ही मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1250 इंटू 10 हो गया क्या, जीरो से जीरो कट गया क्या, और 5 2 10, 5 5 25, 250 हो गया क्या, है कि नहीं। और कट रहा है कुछ, इसको चाहे 255 आप कंसीडर कर लो बच्चे, 255 मान लिया मैंने ब्लैक से कर दिया जहां पे थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं। अब बताओ कितना आ रहा है ये सॉल्व करने के बाद। तो ये अगेन अगर आप 5 से इसको कट करोगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये 50 हो गया क्या, इसको कट ही कर लो, ऊपर 50 है और नीचे 51 है, मैंने पूरा पूरा कट कर दिया, मान लो पूरा पूरा कट कर दिया, और 72 इंटू 72 गुना कर लो, कुछ भी नहीं बच रहा, 72 इंटू 72 मल्टीप्लाई कर लो, आपको देखो यहाँ पे कितना आंसर मिल रहा है टेंटेटिवली, तो 72 इंटू 72 तो कर सकते हो ना पेपर के अंदर, 72 इंटू 2 2 4, 2 7 14, 2 7 14, 7 7 49 और 1 50, 4 8 1 5,
5184 5184 बच्चे यही आंसर आएगा 5184 की फॉर्म में। तो अब कैलकुलेटर उठा लो और एग्जैक्ट वैल्यू भी देख लो। अब कैलकुलेटर उठा लो और एग्जैक्ट वैल्यू भी देख लो। मैं आपको यही बोलता हूं कि सम टाइम आप क्या करते हो ना, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप बहुत ज्यादा समय ले लेते हो और क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाता उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। तो स्मार्टली काम करना आप, मैं ये बोल रहा हूं, जस्ट डू द वर्क बाय स्मार्टली। देखो ना, एक तो आपने फ्रिक्शन को सॉल्व नहीं किया, टाइम यहाँ पे सॉल्व कर लिया आपने, स्मार्ट वर्क किया। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर रहे होते, कुछ डेसिमल में वैल्यू आता उसमें आप समझ लेते, इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे आप पुट कर दो। बस ये पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है आप कैसे लिख रहे हो। इसलिए मैंने आपको आई थिंक सेकंड लेक्चर के अंदर ये बताया था कि जब आप फ्रिक्शनल फोर्स लिखते हो ना, तो आप क्या करते हो, वो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है आप उसको नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो यही हमने किया है और यही आपके पास न्यूटन में यहाँ पे वैल्यू मिली है। अब बता दो यहाँ तक किसी को डाउट हो ये क्या किया है। और मैं फिर से बोल देता हूं, जो जो बच्चे ए का पेपर निकालना चाहते हैं ना, अगर वो खाली ये सोच रहे हैं कि थ्योरी थ्योरी करके आप पेपर निकाल लोगे तो बच्चे नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही है। और आसान आसान से क्वेश्चन डालना अब एग्जामिनर ने छोड़ दिया है, अब आपको क्वेश्चन में कुछ अच्छे ही डालेगा, तो इसलिए पहले से ही तैयार होके जाना। ठीक है जी, चलिए फिर ये क्लियर हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं, ये लो बच्चे एक क्वेश्चन और, ये लो, ये करो और बताओ मुझे इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो मेरे ख्याल से। ये इधर 2 सेकंड है, ये परसेंट नहीं है ना, दिस इज 2 सेकंड। करो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला कि डिजाइन स्पीड ऑफ अ रोड इज 80 kmph। डिजाइन स्पीड गिवन है रोड का कितना है बच्चे, 80 kmph। ठीक है, गाड़ी का रोड के ऊपर। ठीक है, और रिएक्शन टाइम दिया आपको 2 सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.4, इट हैज अ फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 5%, द एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, और मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी इसी का नाम है, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी इसी का नाम है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो बीइंग एन ड्राइवर, आपको सेफली अगर गाड़ी को रोकना है विदाउट एनी कोलिजन विद अनदर ऑब्जेक्ट दैट माइट बी स्टेशनरी और इन मोशन, सो दैट जब आप ब्रेक अप्लाई करो, जिस भी स्पीड के साथ बच्चे गाड़ी चल रही है आपकी, आप एट लास्ट फाइनली गाड़ी को यहाँ पे बिल्कुल सेफ कंडीशन में रोक पाओ विदाउट एनी कोलिजन। तो आपको स्टार्टिंग से जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा बच्चे, देखते हो फिर आपका ब्रेन को सोचता कि आपको ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी है, गाड़ी को स्लो डाउन करना है कि नहीं करना है, तो उस इंस्टेंस से लेके जब आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाएगी, ये डिस्टेंस जो आपको रोड पे चाहिए होता है दैट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ना इसने ग्रेडियंट डाल दिया, आपको 5% का ग्रेडियंट दे दिया है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लिख रहे हो, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले बच्चे, कुछ भी नहीं करना। लैग डिस्टेंस क्या था आपका, 0.278 कैपिटल वी इंटू रिएक्शन टाइम, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे आएगा ही आएगा। और कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 254, यहाँ पे म्यू माइनस एस परसेंट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेडियंट दिया हुआ है वो है डिक्रीजिंग वाला। ठीक है, आंसर आ रहा है 116, ईशान का आंसर आया 116, बाकी का भी बताओ भाई। और भी कैलकुलेट करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। ईशान का आंसर आया डी, डी में है 116.47। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। और मैं बता देता हूं, मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट फ्रेमिंग द टेंटेटिव वैल्यूज सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि हाँ यही आंसर आ रहा है। 116.5 116.5 आया यहाँ पे अभिषेक डोगरा का। ठीक है, आंसर डी ही है। फिर दो बच्चों ने डी फ्रेम कर दिया तो आंसर यहाँ पे डी ही है। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों को दिक्कत आ रहा है कि कैसे आंसर फ्रेम करना है, या जो बच्चे यहाँ पे आंसर फ्रेम नहीं कर रहे हैं, जो खाली बस वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ बच्चे कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, साथ साथ करते रहो आप लाइव क्लास के अंदर। अगर आप ये बोलोगे आप सेपरेटली क्वेश्चन को लगाओगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, और मुझे नहीं लगता आपके पास इतना समय होगा बाद में। तो जो क्वेश्चन हम लाइव में लगा रहे हैं, आप लाइव में वो क्वेश्चन साथ साथ अटेम्प्ट करो, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आपको बाय ओन लगाने हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको शेयर किए हैं और जो मैं आपको शेयर करूंगा क्लास के बाद, वो आपको करने हैं। ठीक है, तो स्मार्टली काम करना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो आंसर था यहाँ पे 0.278 कैपिटल वी इंटू रिएक्शन टाइम, ये तो लैग डिस्टेंस हो गया, प्लस
कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254 म्यू माइनस s%, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया डाउन द स्लोप के लिए। तो 0.278, मैं इसको बच्चे 0.3 मान ले रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मान लिया मैंने। और कैपिटल V कितना है बताना जरा, 80 था। रिएक्शन टाइम कितना है, 2 सेकंड था। ठीक है, ये परसेंट नहीं है, बाय मिस्टेक लगा हुआ इधर, है ना। तो 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 48 हो गया क्या, पहले वाला तो 48 मीटर हो गया लैग डिस्टेंस। इसके ऊपर आते हैं बच्चे, प्लस 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 254 है, 255 मान लेता हूँ। एक काम करता हूँ, जो 54 की जगह मैं 55 लिख रहा हूँ, उसको मैंने 5 को मैंने ब्लैक से कर दिया। ठीक है, और ये फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है ओशन के अंदर, 0.4 है, और एस कितना है, 5 है, 5% है बच्चे ना। तो ये 0.05 हो गया क्या, 0.4 में से 0.05 घटाओगे, कम करना है इसमें से, तो यहाँ पे 0 मान लो, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जा रहा है 5, यहाँ 3 बचेगा, तो 0.35 हो गया। 0.35 कितना हो गया, 35/100 हो गया क्या, 100 चला गया ऊपर। अब ये करना है सॉल्व और मिलेगा आपको आंसर। तो कैसे करोगे सॉल्व, तो बच्चे ये कितना हो गया, वही कहानी, 5 5 25, 5 1 5, तो 5 20 100 हो गया क्या, और 50, गौर करना जरा, ये मैं इसको 8 इंटू 8 इंटू 100 कर लूं, बताना जरा, 80 इंटू 80 करोगे तो 6400 आएगा, 64 इंटू 100 कर लिया बच्चे। और मैंने ये बोल दिया कि 50 2 100 हो गया, ऑल दो नीचे 51 था। ठीक है, कुछ बच रहा है यहाँ पे, तो 20 2 40, और 40 इंटू 64 कर लो, 4 4 16, 4 6 24, और एक 25, ये हो गया। इज इट ओके, यस दिस इज ओके। और 35 से इसको भाग कर लो बच्चे, 35 से डिवाइड कर लो। अब डिवाइड कर लेना 35 से, 35 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 256 है, तो 35 इंटू 7 चेक कर लो, 3 8 24, 8 से देख लो कितना जा रहा है, 8 5 40, 24 और 4 28, ज्यादा हो जाएगा, 7 से देखो, 7 से चेक कर लो बच्चे जल्दी से, 7 से इसको चेक करते हो तो कितना आ जा रहा है, तो ये 5 7 35, 7 3 21 और 3 24, तो ये 11 हो गया, मतलब एक रह गया 6 में से 5, तो यहाँ पे भी एक रह गया, 10 हो गया। 35 3, 35 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 10, तो ये लगभग 73 के करीब आ रहा है। 8 3 11, 7 4 11 और एक 12, 121 के करीब करीब हमने ज्यादा माना है, तो इस आंसर डी ही होगा। ठीक है, देखो टेंटेटिवली आपको वैल्यूज मिल रही हैं बेसिकली, फाइन। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो बच्चे जितना कर सकते हो, पेपर में आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, और आप ये लेके चलो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चे, फिर आपको क्वेश्चन आता है सुपर एलिवेशन वाले पार्ट से। हाँ, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से भी वो क्वेश्चन आपको फ्रेम कर सकता है, उसमें वो बाय कंडीशनल आपसे क्वेश्चन वो पूछता है। चलिए अब उसके ऊपर मूव करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन बच्चे आप करना और मुझे इसका आंसर फ्रेम करना। दिस क्वेश्चन यू प्लीज डू बाय योर ओन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल, ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल traveling at a speed, driver of a vehicle traveling at a speed of 80 kmph on an up gradient, traveling at a speed 80 kmph on an अप ग्रेडियंट। मैंने आपको बोला था पहले, या तो अप द स्लोप हो सकता है या तो असेंडिंग ग्रेडियंट लिख सकता है, तो यहाँ पे इसने बोला अप ग्रेडियंट, मतलब असेंडिंग स्लोप ही है। ठीक है, ऑन एन अप ग्रेडियंट requires 9 meter, requires 9 meter less distance than requires 9 meter less distance than a driver traveling at same speed, than a driver traveling at same speed
driver traveling at same speed down the same gradient डाउन द सेम ग्रेडियंट, मतलब एक गाड़ी है, जो ड्राइवर है, गाड़ी एक चढ़ाई चढ़ रही है, उस गाड़ी की स्पीड आपको कितना गिवन है 80 kmph, तो वो गाड़ी बिल्कुल स्टॉप पोजीशन में आने के लिए 9 मीटर का कम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कर रही है. व्हाट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ व्हीकल दैट इज ट्रेवलिंग डाउन द सेम स्लोप टू अ स्टॉप पोजीशन, उससे 9 मीटर का डिस्टेंस कम चाहिए जब गाड़ी आपकी असेंडिंग ग्रेडियंट में है. और बच्चे ग्रेडियंट सेम है, वही स्लोप है. ग्रेडियंट ऑफ द रोड सरफेस ये पूछ रहा है आपसे. अच्छा राइट से लिख देता हूं, ग्रेडियंट ऑफ रोड सरफेस ये बताओ कितना है. और यहां पे क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है यहाँ पे 0.4 म्यू. म्यू बोल दो, एफ बोल दो, ये गिवन है. करो बच्चे, सॉल्व करो, अब बताओ क्या आंसर होगा. और ये जो डिस्टेंस है बच्चे, जो 9 मीटर लेस लिखा है ना, गाड़ी को बिल्कुल स्टॉप करने के लिए. क्लियर हो गया होगा. देखो क्या है यहाँ पे, मैं आपको बाय पिक्चर भी थोड़ा चीजें क्लियर कर देता हूँ. ये स्लोप है मान लो कुछ ऐसा जैसा, ठीक है, सरफेस ऐसा है, और यहाँ पे ये कार है जो चढ़ाई चढ़ रही है, ठीक है, कार ए बोल देते हैं. इसकी स्पीड कितनी है 80 kmph है, ठीक है, 80 kmph. और ये दूसरी कार है, कार बी, जो सेम स्लोप के ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है जी. और गाड़ी की इसकी भी स्पीड सेम ही है, 80 kmph है, सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है और सेम स्लोप पे है, ठीक है जी. अब क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है कि जब गाड़ी आपकी अप द स्लोप ट्रैवल कर रही है ना, ये गाड़ी को बिल्कुल अगर आपने स्टॉप पोजीशन में लेके आना है, मान लो यहाँ पे गाड़ी आपकी रेस्ट में आ गई, सेम एग्जांपल हियर गाड़ी इज एट रेस्ट, कार ए, तो ये डिस्टेंस कितना चाहिए पड़ा, तो ये आपको बोला कि 9 मीटर लेस इज द 9 मीटर लेस देन व्हाट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड व्हेन द गाड़ी और व्हीकल इज ट्रेवलिंग डाउन द स्लोप. तो बच्चे कौन सा होगा डिस्टेंस, एक तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, सिंपल सी बात, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और हमने देखा भी था कि जब गाड़ी चढ़ाई चढ़ेगी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट कम होगा, और गाड़ी जब आपकी उतराई उतरी होगी तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. और ये ध्यान रखना कि ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट कम और ज्यादा हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस में फ्लक्चुएशन के कारण हो रहा है. इसमें आपका लैग डिस्टेंस का कोई भी लेना देना नहीं है, लैग डिस्टेंस हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है. तो क्या करोगे इसमें, मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा. तो आप बच्चे क्या करोगे, देखो ना, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है आपका कार ए के लिए, ये कितना है, जो भी ब्रेकिंग डिस्टेंस कार बी का है उससे 9 मीटर कम है, ये ऐसे ही है, यही बोल रहा है ना आपको. अब कर लोगे इसको सॉल्व मेरे ख्याल से, ब्रेकिंग डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया तो आप किस तरह से स्लोप निकालोगे और कहां तक आगे आपका क्वेश्चन छूट रहा है और कितना समय लग रहा है. अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लो उसको, बीच में अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होगा बच्चे आपका टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस है इधर. तो स्मार्टली अगर आप काम करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है जिसमें आप थोड़ा सा फंस रहे हो बेसिकली, या आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो स्मार्टली काम करना, उस क्वेश्चन को लास्ट में ही करना, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे. तो पहले आप वो क्वेश्चन को गो थ्रू करो जिनको आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से कर सकते हो. क्लियर, क्लियर बच्चे. और इसका जो स्लोप गिवन है चेक कर लेना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है. स्लोप दिया हुआ है 2.8% का, जो ये वाला बच्चे, ये वाला आपसे ना वो ये चीज पूछ रहा है, आपसे वो ये चीज पूछ रहा है, देखना ये वाला, ये बताओ कितना है, ठीक है जी, दिस इज द रिक्वायरमेंट. तो जो स्लोप आ रहा है बच्चे यहाँ पे वो आ रहा है 2.8%. देख लेना ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है. ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन. मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ, दिखा देता हूँ. ये देखो ये क्वेश्चन है, क्लियर. चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम बच्चे
ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कुछ क्राइटेरिया स्टडी करेंगे। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से अभी तक कोई एज इट इज क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो ओवरटेकिंग जोन की लेंथ है वो बताओ कितनी होगी, या कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आपको देके वो वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो उसके ऊपर हम कुछ ज्यादा समय नहीं लगाएंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, छोटा सा टॉपिक है, ये गो थ्रू करेंगे और हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के साथ मूव करेंगे। फाइन, चलिए। तो अगर बच्चे इतनी चीजें क्लियर है, किसी को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। और आज मैं आपको ग्रुप में जो जो बच्चे इनरोल्ड हैं, आई विल शेयर द वेरी गुड क्वेश्चन इन द ग्रुप, तो आप उनको सॉल्व करें बच्चे, ठीक है। और टुमारो आई विल शेयर द आंसर। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप बाय ओन अपने ब्रेन की यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करवा के क्वेश्चन को सॉल्व करो। आफ्टर दैट जस्ट गो विद द सॉल्यूशन पार्ट आल्सो, कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है। ओके, चलिए। तो चलिए बच्चे, फिर कल मिलते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो, आई एम जस्ट वेटिंग। चलिए, ओके देन।